तो है एवरीवन, अगर आज आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं इट मीन्स आपको पता पड़ गया होगा अपनी वेबसाइट जिसका नाम है स्विंग एल्गो, है ना, वो लॉन्च हो चुकी है। स्विंग ट्रेडिंग का स्विंग चुरा लिया अपन ने और एल्गो और एआई जैसे फंडामेंटल एंड स्टॉक सिलेक्शन करने वाले हैं उसका एल्गो रख दिया, तो www.swingelgo.com। चलो, एंड आप तो ले ही चुके होगे तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। अब अपन पूरा रोड मैप समझो, कहाँ से कहाँ तक का, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो मैंने वहाँ पे बना के ही रखा है, देखो तो मैं बताता हूँ। www.swingelgo.com डालोगे, सबसे पहले स्टेप 1 तुम्हें सीखना है ना, तुम्हें स्विंग ट्रेडिंग की सारी स्ट्रेटेजी सीख लेनी है। फिर तुम उसको प्रैक्टिस करने जाओगे, उस पर ट्रेडिंग करोगे, है ना। फिर तुम उसके एल्गो के मदद से स्टॉक सिलेक्शन कर लोगे एंड फंडामेंटल सीख लोगे एआई के मदद से। फिर क्या करना है, इस लूप होल को कंटिन्यू करते जाना है। कम से कम 10 दिन लगेंगे। पहले तो मैं 2-3 महीने बोलता था, लेकिन अब तो तुम्हारा काम सारा आसान हो गया है, क्योंकि एल्गो तुम्हें स्टॉक दे देगा, फंडामेंटल्स एआई करके दे देंगे। बाकी थोड़ी मेहनत खुद से करनी हो तो वो भी कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर वो भी है। बाकी इसको रिपीट करते रहेंगे 4 स्टेप में, तो धूम धड़क का मजा आ जाएगा। अब समझो मैटर क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अपन पूरा, ये तो पहली वीडियो है, अब तुम इन फ्यूचर और भी वीडियो वगैरह देखोगे तो सब में तुम्हें एकदम मैं लूप होल प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले भाई अपन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सीखने वाले हैं आज की वीडियो में वीसीपी पैटर्न, ठीक है भाई। फिर तुम हो सकता है अगली वीडियो में सीखोगे रॉकेट बेस पैटर्न, ठीक है। फिर हो सकता है तुम तीसरी वीडियो में सीखोगे भाई आईपीओ बेस का पैटर्न, ठीक है। तो ये तीनों लूप में चलेंगे। पहले तुमने सीख लिया भैया वीसीपी पैटर्न, वेल एंड फाइन। फिर तुमने सीख लिया रॉकेट बेस, भैया वेल एंड फाइन। फिर तुम सीखोगे आईपीओ बेस। एंड तुम अपने पूरे ट्रेडिंग के इतिहास में सिर्फ इन 3 पैटर्न पे वर्क करना है। और वीसीपी के अंदर ही एक और पैटर्न आ जाता है चौथे नंबर पे, जिसको तुम एफएनओ कर सकते हो सिंगल डे 20 से 30% गेन के लिए। वहाँ से 20 से 30% का गेन मिल जाता है आराम से। तो ये 4 चीज़ें हो गई, है ना। इसमें जो एडिशन, डिस्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो अपन इन फ्यूचर देखते रहेंगे। आई होप अब इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब अपन शुरू करते हैं भैया आज के पैटर्न से, जिसका नाम है वीसीपी, ठीक है। एज यूजुअल तुम्हारा भाई स्विंग एल्गो, द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट इज हेयर, है ना। द जर्नी वर्थ टेकिंग। मान जाओ भाई, ये जो जर्नी तुमने चूज करी है इस पर बस 10 दिन ध्यान दो अब, और बस तुम्हारा काम बन जाएगा। चलो सबसे पहले समझते हैं कि भैया एक वर्क फ्लो एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले तुम समझो आज के दिन मैं तो ये समझता हूँ भाई कि तुम्हें बस नॉर्मल बेसिक स्टॉक मार्केट आता है, तुम्हें चार्ट पैटर्न पता है, तुमने इधर उधर से मुंह मार चुके हो कोर्सेज में, उसके बाद मेरे पे आए हो। मैं समझता हूँ तुम्हें इतना आता है। अब तुम समझो भाई 2 चीज़ों में अब डिवाइड हो चुकी है भाई ये पूरा कोर्स, जो भी कहना हो तुम्हें। एक तो हो गया अपना भाई मजदूरी एंड गधा मजदूरी वाला पार्ट काइंड ऑफ, है ना, जिसमें तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी, तुम्हें चीज़ों को समझना रहेगा। और एक बार इसकी वर्किंग समझ में आ गई भाई कि एक्चुअली मार्केट वर्क कैसे करता है, स्टॉक वर्क कैसे करते हैं, स्टॉक झूलते कैसे हैं, फिर तुम इन सब चीज़ों का मदद ले सकते हो एंड अपना बूम बाम धूम धड़ाका कर सकते हो। इसकी पीडीएफ भी तुम्हें इसके नीचे डाउनलोडेबल मिल जाएगी, तो क्वेश्चन मत करना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया पीडीएफ हमें मिलेगी कि नहीं। देखो इसमें सबसे पहले होता है भाई सैपा सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट वीसीपी के अंदर भैया ये सैपा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीसीपी क्या है, अपन वो आगे थोड़े से आगे डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्यों इसका नाम वीसीपी है, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे सक्सेसफुल पैटर्न है स्विंग ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में। अगर तुमने रॉकेट बेस एंड आईपीओ बेस की पढ़ाई नहीं भी करी है, तुम तो बस इस पे मास्टरी कर ली, तो भी भाई तुम्हें महीने का 3 से 4% कहीं नहीं गया है, समझ रहे हो। महीने का तुम 3 से 4 ना लेके तुम तो 2% मान लो, 12 महीने होते हैं भाई। अभी ये देखो मैंने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी नहीं करी, 24%। तुमने सारे म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ दिया, तुमने ईटीएफ को पीछे छोड़ दिया, एंड जितने भी ये जो मतलब कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं तुमने उनको भी हरा दिया। इतना बेसिक काम है सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से, तुम्हें 100 जगह ध्यान भी नहीं देना, घर में बैठे चिल्ड। और अब तो और चिल्ड क्या हो गया, क्योंकि स्टॉक निकालने की मेहनत करनी पड़ती थी, वो भी एल्गो करके दे देगा। एनालिसिस करने की दिक्कत पड़ती थी, वो फंडामेंटल्स एआई करके दे देगा। तो एकदम सीन सॉर्टेड है भाई। चलो अब आज अपन पूरा इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा भाई ये जो एल्गो और एआई का पार्ट है दिखा जरूर दूंगा वेबसाइट पे, बट इसकी एक और डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, इसके ही नीचे तुम्हें मिलेगी, है ना। ये तो वीडियो 1 है, वीडियो 2 तुम्हें इसके नीचे मिल जाएगी, तो तुम्हें पूरा शुरू से लेके आखिरी तक सब समझ आ जाए। अब इसमें अपन सीखने वाले हैं सैपा क्या होता है, 5 की एरिया जहाँ पे तुम्हें ध्यान देने पड़ेंगे। कंपनीज की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनको जानेंगे। ये 95% क्लब क्या है, मतलब जितने भी स्टॉक आज के दुनिया में मल्टीबैगर बने हैं वो इन चीज़ों से होके बने हैं, तो वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अपन समझेंगे जो स्टॉक है उसका गुड कैंडिडेट क्या है, बैड कैंडिडेट क्या है, मतलब कौन से स्टॉक अच्छे हैं, जिनमें ये कैटेगरी होंगी वो अच्छे स्टॉक है, जिनमें ये कैटेगरी होंगी वो गंदे स्टॉक है। फिर तुम्हें एकदम बेसिक फंडामेंटल्स जिनके द्वारा तुम्हें पता पड़ेगा कि यार ये स्टॉक में दम है कि नहीं, तुम्हें वो पता करना है, ठीक है। फिर तुम्हें पता करना है अर्निंग्स की एक मैच्योरिटी साइकिल होती है हर स्टॉक। जैसे अपन होते हैं ना भाई, पहले अपन बच्चे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं, फिर आखिरी में अपन मर जाते हैं। ऐसी एक साइकिल होती है भाई अपनी, है ना।
यहाँ से स्टेज 1 से शुरू हुई, 2 पे आई, 3 पे आई, 4 पे आई और फिर स्टेज 1 पे आ गई। मतलब मिट्टी से आए थे, मिट्टी में ही मिल गए। स्टॉक का भी यही काम होता है। फिर आखिरी में तो नहीं, पूरा ये इन सब के अंदर ही मान लो ये सब वीसीपी के अंदर ही आ गया है ना, वीसीपी के अंदर की लर्निंग है। फिर ये तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे स्विंग एल्गो, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सैपा समझो भाई। सैपा इज नथिंग बट भाई स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। समझ रहे हो कि भैया हमें अगर कोई सा सेटअप ऐसा दिखता है, वीसीपी अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, तो भैया यहाँ एंट्री होनी चाहिए, यहाँ एंट्री होनी चाहिए, यहाँ एंट्री होनी चाहिए, या लो पे होनी चाहिए। ये तुम्हें बताता है भाई कि परफेक्ट एंट्री पॉइंट के पीछे के क्या क्या रीजन होते हैं, उससे क्या क्या फायदे होते हैं। तुम्हें पता पड़ जाएगी कि भाई कहाँ मेरे को डॉट एंट्री यहाँ पे लेनी है, डॉट एंट्री यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है। तो उसका उन्होंने नाम दिया है सैपा, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जब भी अपने ट्रेडिंग करियर में तुम घुसोगे तुम्हें हमेशा मिनिमल रिस्क लेनी है। मैंने देखा लोग जीरो हीरो में बहुत मजे उठाते हैं कि भैया यार चलो यार ये 2 ट्रेड मेरी अच्छी चली गई 10-10 हज़ार से, तो वो तीसरी ट्रेड ले लेंगे 30,000 से। ये कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है भाई। तुमने तुम्हारे कैपिटल कोई 3x कर दिया, ये ऐसे हरकतें नहीं करनी है। मिनिमल रिस्क लेके चलना है, जो कि मैं डेवलप तरीके से तुम्हें बताऊंगा कितना। हमेशा लार्ज गेन को कैप्चर करो। जो तुम वीसीपी सेटअप सीखने वाले हो ना, इसकी एक सबसे अच्छी खासियत होती है, ये एक हफ्ते के अंदर जब स्टॉक में मूवमेंट आता है तो 9% से लेकर 30% के बीच में मूव देते हैं। करेंट मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अपन हमेशा 9% की मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसको कंपाउंड करते चलो, 9 जैसे कंपाउंड करते चले आओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कोई से महीने तुमने 15% रिटर्न बना लिया, वो भी टोटल कैपिटल पे। तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी कि भाई इतना तो लोग साल में नहीं बना पा रहे हैं। अब समझो, स्टॉक की सिलेक्शन प्रोसेस होती है, ये 3 अलग थे, ये 3 मैट्रिक अलग थे, ये 3 अलग है ना। ये थोड़े से तुम कह लो कि भाई कैसा कि करने वाली चीज है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का हो गया भाई, कि मतलब कि तुम्हें स्टॉक का सिलेक्शन करना है भाई, वो तुम्हें भाई थोड़ा करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तुम्हें उसके लिए वर्क करना पड़ेगा भाई, हाथ पर चलाने पड़ेंगे। पोजीशन का मैनेजमेंट करना है भाई, इसके लिए तुम्हें हाथ पर चलाने पड़ेंगे कि कौन से स्टॉक में कहाँ डालूं, क्या डालूं। इसका बहुत सिंपल स्टेप होती है। जैसे तुम्हारा टोटल कैपिटल है 10,000, पोजीशन मैनेजमेंट के नाम पे भाई तुम्हें तुम्हारे पोर्टफोलियो में, अगर तुम भाई सिर्फ दिल से आज से मेरे को मानना चालू होगा कि मेरे को जो कुछ करना है स्टॉक एक्सपोर्टर के थ्रू करना है, वैसे ही पैसा कमाना है, तो भाई कभी भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में जो स्विंग ऐसा पोजीशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला नहीं, सिर्फ वीसीपी के लिए 6 से ज्यादा स्टॉक कभी भी तुम्हारे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, है ना। कि भैया जिनमें वीसीबी बनाओ या रॉकेट बेस बनाओ या आईपीओ बेस बनाओ, 6 से ज्यादा स्टॉक कभी नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा तो तुम्हारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ट्रेड एग्जीक्यूशन कर ही लोगे, सब कुछ जीरोधा, एंजल वन, या जहाँ पे भी IIFL, तुम जहाँ पे भी रहते हो वो तुम्हें चलाना आता ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हारे भाई ने आसान कर ही दी है। अब 5 की एरिया समझो जिसमें बूम बम धड़ाम करना है। सबसे पहले कैटेगरीज एंड कैटलिस्टिक। भैया इसका क्या मतलब होता है भाई, हर एक स्टॉक का, जैसे देखो समझ रहे हो, एक जैसे पूरा यूनिवर्स है अपना निफ्टी 50, या मतलब 4000 स्टॉक है अपने NSE में, तो सबका अलग अलग यूनिवर्स है। एक है डिफेंस सेक्टर, एक सुना होगा तुमने IT सेक्टर, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री के अपने अपने यूनिवर्स हैं जो उसमें काम करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर डिफेंस इंडस्ट्री अच्छा कर रही है तो उसके साथ ही साथ में भाई टेलीकॉम या ऑयल इंडस्ट्री अच्छा करेगी, या भैया किसी दिन IT अच्छा कर रही है तो जरूरी नहीं उसके साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री भी अच्छा करेगी, है ना। ये एक जैसे नहीं चलते, ये एंटी चलते हैं, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि यार हर स्टॉक के कैटेगरी का अलग अलग कैटलिस्टिक होते हैं। कैटलिस्टिक मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक ऐसी खूबी जो उसको मल्टीबैगर बना देगी। फॉर एग्जांपल हमारे वीसीबी का कैटलिस्टिक क्या है कि जब ये आखिरी वेव बनती है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे डोजी आती है। डोजी मतलब समझते हो, इंडिसिसिव कैंडल, ऐसी ये इंडिसिसिव है, मतलब ना ये ऊपर लेके जा पा रहा है या नीचे लेके जा पा रहा है, जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। तो जब भी इसका हाई टूटता है ना तो बहुत तगड़ी रैली आती है। और ये अगर यहाँ पे ऐसे एंड मूवमेंट में यहाँ कहीं बन रही होती है, मैं इसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा क्या तगड़ा वर्क करता है। तो यहाँ से आप रैली आती है ना तो आराम से आप 9% कैप्चर कर पाते हो बिना किसी झमेले के। तो ये होता है कैटलिस्टिक। अब तुम समझो कि भाई इसके साथ में तुम्हें और क्या करना पड़ेगा। इसके साथ में तुम्हें भाई तुम मतलब समझ रहे हो, प्राइस एंड वॉल्यूम की स्टडी। जो भी इंसान तुम आजकल इन्फ्लुएंसर लेवल पे देखते होगे, तुमने जिनके भी कोर्स मूस लिए होंगे, वो तुम्हें सिर्फ प्राइस की स्टडी कराते हैं। बट आजकल प्राइस से काम नहीं बनता, तुम्हें साथ में वॉल्यूम्स भी देखनी पड़ेंगी कि बिल्डअप हो रहा है कि नहीं वॉल्यूम्स का, डेड वॉल्यूम्स बन रही है कि नहीं एंड में कि नहीं। तो ये सब चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, तुम्हारा भाई अब सिखा देगा तुम्हें। आखिरी में कंपनी के फंडामेंटल्स। नो मैटर व्हाट तुमने कितनी प्यारा स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, तुम तो भाई सोने की खदान से ले आए ये स्टॉक, अगर विद फ्यूचर या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा भाई, तो तुम 9% तो कमा लोगे। बट अगर तुम्हारा मल्टीबैगर का सपना है कि भैया मैंने तो 60% गेन तक के लिए होल्ड कर लिया, मैंने तो 110% तक होल्ड कर लिया, ये तुम्हें कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर तुम कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब तो ये 1-2 क्लिक में कर लोगे तो तुम इसकी ज्यादा चिंता ही नहीं होनी चाहिए। तो पूरी ट्रेडिंग करियर तुम्हारा शॉर्ट हो चुका है।
एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, बहुत आसान काम है। एग्जिट तुम्हें 9% पे लेना है, किसी का कोई झमेला नहीं कि पिवट लेवल के ऊपर बंद हो गया, ये ऐसी बेयरिश क्लोजिंग दे दी भैया, ऐसी ड्रैगन डोजी फ्लाई बन गई, कोई ध्यान नहीं देना। 9% हुआ, बाहर आ गए। एंट्री पॉइंट तुम्हारा भाई अभी सेटअप है, बता ही देगा। अब समझो कैटेगरीज क्या होती है, जो अपन ऊपर कर रहे थे ना, कंपनी कैटेगरीज कैसे डिवाइड हो जाती हैं, वो मेन 4 पार्ट में होती हैं। एक होता है कंपनी का लीडर, ठीक है, कंपनी नहीं, मार्केट का लीडर, जैसे मैं बताऊंगा। एक होते हैं उसके टॉप कॉम्पिटिटर, एक होता है इंस्टीट्यूशनल फेवरेट, सबके दिमाग में आ गया होगा नाम, एक होता है टर्न अराउंड सिचुएशन। इससे जितना पैसा तुम कमाओगे शायद ही भाई तुम्हें कहीं और इतना इजी तरीका है ना। देखो वीसीपी डिफिकल्ट है, अब भले थोड़ा इजी हो गया क्योंकि एल्गो आ गया, एआई आ गया, बट जो भाई पहले के जमानों में जो सबसे इजीएस्ट तरीका होता था पैसा कमाने का, वो टर्न अराउंड सिचुएशन में होता था। जब स्टॉक बहुत ज्यादा पिट चुका है, नीचे लेवल पे बेस बना रहा है, यहाँ कहीं के लेवल पे पकड़ लो और बस फिर स्टॉक की रैली देखते जाओ। दिस इज टर्न अराउंड। ये बहुत बहुत तगड़ी चीज है, बताऊंगा तुम्हें। अपने स्टॉक जो अपन फिल्ट्रेशन एआई करके देता है ना, उसमें ये टर्न अराउंड वाले भी आ जाते हैं, तो तुम्हें इधर भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। समझो द मार्केट लीडर। मार्केट लीडर क्या होता है कि भाई ये एक ऐसे स्टॉक होते हैं, जब एक बेयर मार्केट से इंसान बुल मार्केट में जा रहा होता है तो ये नए स्टॉक उभर के आते हैं, ये इनके हाई पोटेंशियल निकल के आता है। इनका पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि भाई इनको वैल्यू और रेटिंग एंड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई मिल रही होती है, इसलिए एक्सपेंसिव होते हैं। ये ज्यादातर अपने 52 वीक्स हाई पे होते हैं, मतलब समझते हो 52 वीक्स हाई, ये इनका 52 वीक्स ऑल टाइम, 52 वीक्स में जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके बगल में होगा, तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई मान लो, मतलब तुम तो बात ही खत्म बस, ठीक है। और इनके लीडर्स में क्या क्या खासियत होती है, इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है कि सेल्स मार्जिन, ये तीनों चारों चीजें बहुत तगड़ी बढ़ रही होती होंगी। तो अब तुम खुद समझ जाओ ना, ये फंडामेंटल के अंदर ही आ गए। कोई लीडर क्यों कहलाएगा भाई, आज के दिन में रिलायंस बाप क्यों है? अर्निंग पर शेयर कह लो, दवा के कंपनी कमा के देती है। सेल्स कह लो भाई, दवा के करके देती है। मार्जिन उनके 10 से 12% के बीच में नेट मार्जिन है भाई, सेक्सी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी कम है भाई, क्योंकि क्या है ना, बड़ा स्टॉक है, लिक्विडिटी ज्यादा है, तो बड़ी बड़ी ऐसी कैंडल नहीं बन जाती। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स ऐसी बनती है ना, तुमने देखी होंगी 8% की कैंडल, तो कभी तुमने 12% की कैंडल, ये बताता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब स्टॉक में कितनी बड़ी वो स्ट्रेंथ है बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने का। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पॉइंट के कि भाई टॉप कॉम्पिटिटर्स। हमारे टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है? टॉप कॉम्पिटिटर्स मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में कोई 2 से 3 बड़ी कंपनियां भाई जो पेटी बना देती हैं पूरे इंडस्ट्री की। कैसे? जैसे अगर मेरे मुंह में एक नाम आया स्टील, आई एम श्योर इस स्टील इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे मुंह में एग्जैक्ट स्टील बोलते ही 2 नाम आ गए होंगे। 99% के दिमाग में एक ना एक नाम आया होगा जिसका नाम है टाटा स्टील। आई होप मैं सही होऊंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि तुमसे चैट तो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। अगर ये तुम्हारे नाम में आया तो ये क्यों आया भाई? ये साइकोलॉजी नहीं है, ये तुम्हें पता है कि भाई हमारा कोई इस कंपनी में, मतलब या इस पूरे सेक्टर का कोई कॉम्पिटिटर बेस्ट है, या कोई भाई बेस्ट कंपनी 2-3 है, वो ये है। टाटा स्टील कह लोगा, कोई JSW कह देगा, कोई फलाना कह देगा, कोई ढमकाना कह देगा, मतलब जो स्टील सेक्टर में। तो ये होते हैं टॉप 2 से 3 कंपनियां जो पेटी बना देती हैं। समझो भाई, ये ऐसे ऑल टाइम नहीं होती हैं, ये भाई मार्केट लीडर होती हैं, बट ये अपने एक फ्लो में चलती हैं। ऐसा नहीं है 12 महीने ऊपर जा रही होंगी। स्टील का टाइम आया, दीपावली का टाइम आया, कार की सेल्स बहुत ज्यादा होती है भाई, स्टील की इन सब की बहुत ज्यादा होती है, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा लगती है। तो पर्टिकुलर टाइम में ओकेशन वाइज जब ये स्टॉक उठते हैं, समझ रहे हो, ये उन टाइप के स्टॉक होते हैं। लेकिन ये हमेशा ग्रुप में चलते हैं। भेड़ चाल ऐसी नहीं होती कि समझ रहे हो कि स्टॉक एक चला गया तो बाकी इंडस्ट्री के भी चला गए, ऐसा नहीं। ये भाई ऐसे ग्रुप में कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझो। जैसे अभी मैंने बोल दिया स्टील, तो स्टील का जो एक पूरे 8, 9, 10 स्टॉक होंगे एक पूरे स्टील सेक्टर में, तो जो शुरू के 5 से 6 स्टॉक होंगे ये एक ही ग्रुप में चलेंगे। फॉर एग्जांपल कि भैया मैंने देखा टाटा स्टील ऊपर जा रहा है, तो तुम अगले दिन देखोगे JSW स्टील भी ऊपर जा रहा है, फिर तुम उसके तीसरे दिन देखोगे उसके रिलेटेड बाकी स्टॉक भी जा रहे हैं, फिर तुम देखोगे यार भैया ये स्टॉक भी जा रहा है। तो ये ग्रुप में चलते हैं भाई। जो लेग गार्ड्स होते हैं ना, लेग गार्ड मतलब नीचे के 8-9 स्टॉक, ये टॉप स्टॉक हो गए 5-6 ऊपर के। जैसे अगर ये स्टील इंडस्ट्री है तो टॉप 6 स्टॉक हो गए, ये नीचे के आखिरी के लोअर के 5-6 स्टॉक हो गए, तो ये कहलाते हैं लेग गार्ड, LAGGARD। ये कहलाते हैं लीडर, मतलब जो हमें बताते हैं कि कैसा चलना है। तो ठीक है, ये वो वाले स्टॉक होते हैं। ठीक है, समझो भाई। तीसरे नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल फेवरेट। इंस्टीट्यूशनल फेवरेट मतलब भाई नो मैटर व्हाट की क्या कर रही है कंपनी, भाई क्या चल रहा है, अर्निंग खराब आ रही है कि नहीं, सेल्स क्या है, कुछ नहीं, ये इंस्टीट्यूशन के फेवरेट होते हैं, ये अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, एक बहुत कोर एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल देख के मजा आ जाएगा। HDFC बैंक, जब तुम इसके फंडामेंटल्स देखोगे, ये हमने बहुत हर बार ही बताया, बहुत क्या, इस पूरे टाइम में यहां से लेके यहां तक ब्रेकआउट जब तक नहीं हुआ था,
इनकी अर्निंग, सेल्स एंड मार्जिन सब टॉप नॉच थी। सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी इंसान भाई पूरे 4 साल कंसोलिडेट कर गया, 4 years कंसोलिडेशन। लेकिन इंस्टीट्यूशन का जब मन था उनने उसको तभी ब्रेकआउट दिलाया। 4 साल में इनने बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं देखा। यहाँ भी बुल रन चल रहा था, यहाँ भी बुल रन था, यहाँ भी बुल रन था, यहाँ भी बुल रन था, बस यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग एंड अपना बेयर मार्केट काइंड ऑफ आया था। बस इस पूरे टाइम में भाई इतनी सेक्सी अर्निंग, इतने अच्छे फंडामेंटल, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, पर फिर भी स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों भैया? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल फेवरेट है, वो अपने हिसाब से कराते रहेंगे उसको मूव। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तुम्हारा पैसा कमाने का रीजन आ जाता है, वो है भाई मतलब क्या, पॉइंट 4, टर्न अराउंड सिचुएशन। टर्न अराउंड में क्या हो रहा होता है भाई, कंपनी में या तो नया सीईओ आ रहा होगा, तुम न्यूज़ देखोगे कंपनी का सीईओ चेंज हो गया है। जैसे वरुण बेवरेज में हुआ था, तब हमने उस पर एक बैट खेली थी 3x पैसा हमारे बैट खेलने के बाद। वो फिर स्टिंग का निर्माण हो गया था, बहुत चली थी स्टिंग, आज भी चलती है, पता नहीं मेरे को, आज तक नहीं पी मैंने। ठीक है, फंडामेंटल्स में रिकवरी हो रही होती है क्योंकि स्टॉक बहुत गिर चुका होता है ना। मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि स्टॉक ऐसे अपनी घिसी पिटी हालत में होता है, फिर यहाँ से बेस बना रहा होता है एंड ये कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट हो रहा होता है, यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे वीसीपी भी बन सकता है, रॉकेट बेस भी बन सकता है, नॉर्मल कंसोलिडेशन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी पैटर्न बन सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, कुछ भी हो सकता है। फंडामेंटल्स रिकवर हो रहे होंगे। ठीक है, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं आ गई होगी क्योंकि वीबीएल के मामले में स्टिंग आ गया था, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसने तबाही मचा दी पूरे बिजनेस मॉडल की। मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने लगता है, पहले टोटल हर ईयर उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा 8%, हो सकता है 10 हो गया हो, फिर 12 हो गया हो। ये कौन से पीरियड में हो रहा है? इस 1-2 साल में, या जितने भी टाइम ये बेयर मार्केट मतलब नीचे था बेसिकली, जब घिसा पिटा स्टॉक था। अपन एक्जैक्टली बेयर मार्केट नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टॉक भाई बुल मार्केट में भी जिनको घटना मतलब पेटी बनाना होता है वो नीचे साइड चले जाते हैं। अब तुम समझो इस पूरे थ्योरी की 95% क्लब किस चिड़िया का नाम है? 95% क्लब, एक सेकंड रुकना, हाँ देख रहा था कि रिकॉर्डिंग चालू करेगी कि नहीं, मैंने कहा वरना मेहनत बर्बाद हो जाए। समझो 95% क्लब मतलब भैया जितने भी सुपरस्टार स्टॉक अभी तक गए हैं, जितने भी वीसीपी बना के हिट करे हैं, ऐसे रैली दी है, मल्टीबैगर बने, उनमें क्या क्या चीजें कॉमन थी। तो समझो पूरे यूनिवर्स में जो 99% स्टॉक्स थे वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। तो इससे क्या पता पड़ा भैया? ट्रेंड पता पड़ता है कि कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो अप ट्रेंड में होता है। ओके भैया, पॉइंट 1 क्लियर। फिर जो 96% स्टॉक थे वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थे, मतलब भैया 4000 स्टॉक में से ऐसे 200 स्टॉक थे जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। फिर ऐसे 50 स्टॉक थे भैया, ऐसे नहीं 150 स्टॉक थे जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। देखो फिल्ट्रेशन होते आ रहा है, पहले अपन 4000 स्टॉक में फिल्टर कर रहे थे, अब जो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है अब ऐसे 200 स्टॉक आ गए। अब जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है ऐसे 150 स्टॉक आ गए। फिर 95% स्टॉक ऐसे थे भाई जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम थी, मतलब जिनमें से बिग प्लेयर्स का हाथ था। समझ रहा हूँ, जैसे रिलायंस है भाई, तुम सोचो ना कल के दिन में उसको 8% हिला दूं, अपना बाप भी नहीं हिला पाएगा उस स्टॉक को। क्यों? सारे रिटेलर्स मिलके भी नहीं हिला पाएंगे क्योंकि वो बहुत स्कैटर्ड है, बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर हैं, बहुत सारे करोड़ों लोगों में बटे हुए हैं। बट जो स्मॉल कंपनी होती है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उनको बड़े बड़े लोग खिला रहे होते हैं, तो वो स्टॉक 200 का 300 का हो जाएगा तुम्हें पता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी लिक्विडिटी तो उनके ही हाथ में है ना। अब होते हैं 95% ऐसे होते हैं जिनने अर्निंग्स में एक्सेलरेशन दिखाया होता है, मतलब भैया पहले कमा रहे थे 100 करोड़, अब 150, अब 160, अब 200, तो अर्निंग्स में एक्सेलरेशन आ रहा है। फिर समझो 96% ऐसे स्टॉक थे जिनने कंसोलिडेशन एंड करेक्शन पीरियड के बाद अपनी जर्नी चालू करी है। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हें ऊपर याद आ रहा होगा, दैट इज टर्न अराउंड सिचुएशन। आया याद भैया? हाँ भैया याद आ गया, टर्न अराउंड हो जाता है, बहुत सही कह रहे थे। तो ये वही चीज है भाई, 96% स्टॉक ऐसे होते हैं जो करेक्शन नीचे जाने के बाद यहाँ से मल्टीबैगर बनेंगे, जो एकदम इन्हें प्रॉपर कंसोलिडेशन कर लिया 50 वीक्स हाई पे यहाँ पे। तो अपना वीसीपी यही है भाई, 52 वीक्स हाई, ये वाली कैटेगरी भी आ गई, टर्न अराउंड स्टॉक ये वाली भी कैटेगरी आ गई। तो सबका मिक्स है अपन पे। 95% ऐसे स्टॉक होते हैं जिन पे कैटलिस्टिक होता है। कैटलिस्टिक जो मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे स्टिंग आई, नया प्रोडक्ट आ गया, कोई कॉम्पिटेटिव एज आ गई भाई, कोई ने ऐसी टेक्नोलॉजी या पेटेंट ले लिया जिससे पेटी बना देंगे। मेडिकल फील्ड में पेटेंट का ज्यादा चलता है, कोई ऐसा ड्रग बना दिया जिससे भाई कैंसर मुक्त हो गए, तो भाई एक कैटलिस्टिक हो गया उन पर, फिर वो कंपनी को 3 गुना 4 गुना होने से कोई नहीं रोक सकता। 70% ऐसे स्टॉक होते हैं भाई जिनकी अर्निंग 20% या उससे ज्यादा बढ़ रही होती है रिसेंट क्वार्टर्स में, बट मैं तो उसको कहता हूँ अब ईयर ऑन ईयर कर दो। अब वो टाइम गया भाई जब 3-3 महीने में स्टॉक अंदर बाहर लोबाग करते थे। अब इंसान लेता है तो पोटेंशियल बाइंग के लिए लेता है कि स्टॉक 2x हो जाए, 3x हो जाए, 5x हो जाए, भैया मैं लंबा होल्ड करने को तैयार हूँ, तो अभी ईयर ऑन ईयर कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से अपना आईपीओ बेस निकल के आता है, मोस्ट पावरफुल सेटअप
क्विक गेन्स के लिए। जैसे कहते हैं ना सबसे जल्दी पैसा डबल करना है, तो 21 दिन में भी हुए हैं कोई कोई से आईपीओ बेस वाले, 15-15 दिन में भी हुए हैं। आईआईएफएल तो कितने जल्दी हुआ था अभी मैं बताता हूँ। ये बात का पैटर्न था, आईपीओ का नहीं था, बट क्या ही बोलो, अब ये सब तो मैं बताऊंगा, एक सेकेंड रुको। 160% 2 महीने के अंदर जा रहे हैं, मतलब वेरी पावरफुल। तो हाँ, मैं आईपीओ बेस पे था। 80% ऐसे स्टॉक होते हैं आईपीओ के, मतलब जो पिछले, मतलब समझो जिनका आईपीओ पिछले 10 साल में आया, मतलब फ्रेश स्टॉक, न्यू कंपनियां। ऐसे नहीं भाई ये कंपनी को 20 साल हो गए फिर मल्टीबैगर बन रही है, 15 साल हो गए फिर मल्टीबैगर बन रही है। तुमने देखा यूनिकॉर्न कितने जल्दी बनती है, खटाखट यूनिकॉर्न बनी, आगे बढ़े स्टॉक, वैसा वैसा सीन है भाई। तो इससे अपना आईपीओ बेस से ये सारे स्टॉक निकल के आ जाते हैं। अब हर एक इंडस्ट्री में, या इंडियन मार्केट ले लो, यूएस मार्केट ले लो, हर इंडस्ट्री के हर कंट्री में कुछ ऐसे होते हैं भाई जो जहाँ से सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर निकलते हैं। मतलब कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर निकले हैं। टेक्नोलॉजी, एआई, कंप्यूटर वाले ऐसे स्टॉक है जिनसे सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर निकले हैं। ड्रग्स, मेडिकल, बायोटेक, एंटरटेनमेंट वाले ऐसे नेटफ्लिक्स ले लो, एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स हो गया। कंज्यूमर रिटेल में रिलायंस वगैरह ये सब हो गए। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का तो क्या कहना, जितने स्टॉक का नाम ले लो उतने कम है। ड्रग्स में, मेडिकल में मेदांता वगैरह ले लो। मतलब ये ऐसे कुछ स्टॉक है जिन्हें शॉर्टेस्ट टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। तो अगर तुम्हें अब आगे वाले टाइम में एनालिसिस करोगे, अब तो तुम्हें ज़्यादा एनालिसिस करना नहीं है, बट फिर भी यार दिमाग चलना चाहिए। तुम्हें दिख रहा है कि कोई ड्रग में, मेडिकल में, या कंज्यूमर में, या टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, तो भाई ज़्यादा कन्विक्शन है कि वो मल्टीबैगर बनेगा। आप समझो जो भी तुम वीसीपी से स्टॉक निकाल लोगे, पर्टिकुलर तुम्हारे नाम पे एक स्टॉक आ गया जिसका नाम है पीआई इंडस्ट्री, एग्जाम्पल है ना, अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं थ्रू आउट अवर अब अपना पूरे क्लासेस में। आप समझो पीआई इंडस्ट्री अच्छा कैंडिडेट है भाई जो मल्टीबैगर बनेगा, या हमें अच्छा रिटर्न देगा, या गंदा है। तो देखो अच्छी कैंडिडेट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके अर्निंग पर शेयर में, सेल्स में, रेवेन्यू में ग्रोथ हो। 2 सेकंड में देख लेंगे भाई अपन जाके अपनी वेबसाइट पे से। मार्केट पोजीशन अच्छी है कि नहीं, इंस्टीट्यूशन उसको लेके रखे हैं कि नहीं भैया, वो पता पड़ जाए तो अपन देख लेंगे। ट्रेंड सस्टेनेबल है कि नहीं, इसके लिए तो मैं कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती, चार्ट देख के समझ आता है कि भाई ट्रेंड सस्टेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बिजनेस मॉडल स्केलेबल होने चाहिए, इसका तो मैं ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन तो शॉर्ट टर्म जैसे 9% 10% कमाना है तो अपन बड़ी पिक्चर को इग्नोर भी कर सकते हैं। वर्स्ट कैंडिडेट क्या होते हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ा इतने आगे, आईटी सेक्टर में लगता ही क्या है भाई, सिर्फ डेटाबेस का मेन खर्चा, बाकी इंसानों के दिमाग का ज्यादा खर्चा होता है, तो कैपिटल इंटेंसिव नहीं होते, कैपिटल लाइट होते हैं। प्राइसिंग पावर लिमिटेड हो, जब तुम इंसान से पैसा चार्ज ही नहीं कर पा रहे, जैसे अभी एआईएल को पूरे इंडस्ट्री में सिर्फ मेरे पे है, अभी सिर्फ इन्फ्लुएंसर लेवल पे देखोगे, कहीं पे भी देख लो भाई, तुम्हें ऐसा प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिलेगा। तो अपन चाहें तो अपने हाथ में प्राइसिंग पावर है, मैं कल के दिन इसका प्राइस 10,000 रखता तो इंसान लेता भाई, क्योंकि भैया आपके अलावा कहीं और मिल ही नहीं रहा, तो प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। हेविली रेगुलेटेड भाई, कुछ कुछ दारू की और मतलब कितनी सारी इंडस्ट्री होती है इतनी रेगुलेटेड, जैसे सॉल्ट मोल्ट, गन्ने का जूस का ये जो होती है ना भाई, कभी इनके पीछे रिसर्च करना, इतनी रेगुलेटेड कि तुम्हारी जिंदगी हराम हो जाएगी। जैसे शुगर केन का तुमने ले लिया भाई, मिल खोल ली कि भाई हम तो भाई उससे शुगर बनाएंगे, कितनी बनानी है, किस क्वांटिटी में बनानी है, हम कितना ले पाएंगे भाई, ये सब गवर्नमेंट फिक्स करके देती है। तुम्हारे मन में नहीं कि 100 किलो 250 किलो 10 टन 100 टन अपने हिसाब से बना लिया है ना, गवर्नमेंट रेगुलेटेड, तो ये नहीं होना चाहिए। मार्जिन के प्रेशर नहीं होने चाहिए। गोल्ड इंडस्ट्री भाई 1% 2% मार्जिन में वर्क करती है, जैसे राजेश एक्सपोर्ट सुना होगा भाई, कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, हटा दो, कोई मतलब का नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स के नाम पे तुम्हें क्या देखना है, ऊपर की इतनी सारी थ्योरी से तुम्हें साफ साफ समझ आ गया होगा कि यार हमें ऐसे स्टॉक देखने हैं जिसकी सेल्स अप ट्रेंड में हो, जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो, जिसके मार्जिन अच्छे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंसान को कहीं नहीं मिलता। कोई सी वेबसाइट पे चले आओ, जिस तरीके से अपन देने वाले हैं अभी, तुम देख के फैन बन जाओगे अपने कि भैया क्या काम किया है। रेशियोज, वैल्यूएशन रेशियो अलग, बहुत सारे टाइप के होते हैं, वैल्यूएशन रेशियो, ग्रोथ रेशियो, सस्टेनेबिलिटी रेशियो, ऑपरेशनल रेशियो, ये सब भाई एक क्लिक में, एक क्लिक भी ज्यादा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, समझो कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। बेसिक अगर तुम भाई आम जनता बन जाओ जिसको कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में, या तो तुम कोई प्रोडक्ट ज्यादा बेच दो, या उसकी प्राइस बढ़ा दो, या जो तुम्हारे लॉसेस हो रहे होंगे उसको कम कर दो। कितने सिंपल से 3 स्टेप थे। ये थोड़ा कंसेप्चुअल लेवल पे ज्यादा आ जाता है फंडामेंटल्स में, बट है ना, ये चीजें हैं भाई, इसको दिमाग में लेके चले ना तो पुराने जैसे मनु मानेक हो गए, हर्षद मेहता हो गए, ये सब क्या करते थे, ये सब इन सब चीजों पे ध्यान थोड़ी ना देते थे, इन सब चीजों पे ध्यान थोड़ी ना देते थे, क्योंकि पहले उन पे डेटा ही नहीं होता था स्टडी करने।
वो पहले इन्हीं सब चीजों पे ध्यान दे पाते थे। जैसे वो तुमने हर्षद मेहता की लाइन सुनी होगी, भाई वो बारिश हो गई अफ्रीका में तो चाय नहीं बना पाएंगे, अब चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, इंडिया में, तो चाय के स्टॉक उठेंगे। ये कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स हैं भाई। इसके लिए तुम्हें बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं थी, पीएनएल स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं थी, रेशियो देखने की जरूरत नहीं थी, ये कंसेप्चुअल था भाई। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा लीमन ब्रदर्स कोलैप्स आप लोगों ने सुना होगा भाई, उसको बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था, बहुत लंबा तगड़ा मोटा पैसा कमाया सिर्फ और सिर्फ, बताएं काय की मदद से। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, सिर्फ सैटेलाइट फोटो की मदद से। ऑटो सेक्टर में उसके बाद इतना गंदा वो आया था भाई, इतना गंदा, वो भी भाई सिर्फ सैटेलाइट से, दोनों चीजें सैटेलाइट से पता करी भाई। एक बार थोड़ा सा जल्दी से बता दो कैसे, मैं समझाता हूँ। सैटेलाइट इमेज से क्या किया, जो भाई पार्किंग गैराज होते हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है, तुमने एक कार बनाई, ये पूरा गैराज है, ये कार बना के तुमने यहाँ रख दी, एक कार बना के यहाँ रख दी, एक कार बना के यहाँ, ऐसे 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 तुमने बहुत सारी कार रख दी। सैटेलाइट में फोटो आ गई है कार्स की। अब तुम समझो भाई कार यहाँ क्यों रखा रही हैं, जब भाई बन गई पूरी तैयार हो गई और बिक नहीं रही हो। अब ये नहीं बिकी तो ये यहाँ पे आ गई, ये नहीं बिकी तो ये आ गई, ये नहीं बिकी तो ये आ गई। तो पहले ये जो गराज था ना, उसमें बस इतनी सी कार रखी थी, सपोज 20 एग्जाम्पल 20 कार रखी थी। अगले उनने 1.5 साल का ट्रेंड देखा कि ये 20 कार बढ़ के यहाँ पे 200 हो गई हैं। तो इंसान को क्या समझ में आया कि भाई मंदी आ गई, लीमन ब्रदर्स के कारण भाई पूरे रियल एस्टेट की बेटी बन गई। ऑटो सेक्टर में भी भाई उसके कारण पैसा नहीं था, तो इंसानों ने लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा अवॉइड किया, तो भाई कारों की कीमत वैसी ही रही, थोड़ी बहुत घटी भी, लेकिन इंसान फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाया, तो ये गैराज पूरा भरा गया। तो सैटेलाइट से ये पहली फोटो आई सपोज 2010 की, फिर ये फोटो आई 2012 की, तो समझ में आ गया भाई ऑटो सेक्टर की अम्मा होने वाली है। फिर क्या था, सिर्फ एक सैटेलाइट से समझ आया भाई फंडामेंटल्स वालों को, जो लोग करते थे कि भाई दम नहीं है सेल्स में, अर्निंग्स ड्रॉप होने वाली है, सब खराब आएंगी, पेटी बनने वाली है, भाई सबसे बड़ा कोलैप्स आ गया था ऑटो इंडस्ट्री में। सिर्फ सैटेलाइट इमेज देख के लोगों ने खूब तगड़े पैसे कमाए। तो जरूरी नहीं है कि भाई तुम फंडामेंटल्स ही देख रहे हो, पीएनएल स्टेटमेंट ही देख रहे हो, है ना, या बैलेंस शीट कैश फ्लो ही देख रहे हो। कैश फ्लो तो शायद ही भाई तुम देखते होगे, कभी जिंदगी में किसी ने देखा होगा। और मतलब जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे इन्फ्लुएंसर देख लिए, मैंने किसी को नहीं देखा कोई कैश फ्लो सिखा रहा हो, बैलेंस शीट सिखा रहा हो या पीएनएल सिखा रहा हो। नीचे बढ़ते हैं। अब ये स्टॉक की ग्रोथ साइकिल आ गई। एक स्टॉक अपने लाइफ टाइम हमेशा ऐसे ही वर्क करता है, कोई स्टॉक अलग नहीं होता। जैसे अपन होते ना, या तुम बोलो कि भाई मैं पैदा तो हुआ था भाई, लेकिन भाई मैंने 7, 8, 9 साल देखे ही नहीं, मैं सीधे 7 साल या 10 साल का होगा, तो ये इम्पॉसिबल है ना भाई। ऐसे ये स्टॉक इसी डायरेक्शन में चल रहा है। सबसे पहले कोई भी स्टॉक होगा वैल्यू स्टॉक, ये बच्चे का जन्म हुआ है, इसको अपन आईपीओ बोल देते हैं, कुछ नहीं तो ठीक है। फिर उसमें आने लगे हैं पॉजिटिव सरप्राइज, थोड़ा थोड़ा स्टॉक धम मचाने लगा है भाई, अर्निंग्स अच्छी करने लगा है, मतलब वैल्यूएशन अच्छे मिलने लगे, अर्निंग्स और एस्टीमेट के रिवीज हो गए हैं। पहले कि भाई किसी एनालिस्ट ने रेटिंग दी थी कि इस साल ये 10% का प्रॉफिट करेंगे, अब जो तबाही मचा रहा है स्टॉक, अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई इस साल तो ये 30% की करेंगे, तो ये एस्टीमेट रिवाइज हो गए और धड़ाका मच गया। इसके कारण क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। पहले किसी इंसान ने इन्वेस्ट किया था, वो पर शेयर 10 रुपये कमा रहा था, आज की तारीख में उसी शेयर पे वो 100 रुपये कमा रहा था, तो 10x का जंप आ गया, मतलब स्टॉक 5 से 6 गुना तो हो ही जाएगा। फिर क्या है, ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाता है। तुमने सुना है 2 टाइप के स्टॉक होते हैं, वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक। अपन को पकड़ने हैं वीसीपी, आईपीओ बेस, रॉकेट बेस के लिए वैल्यू स्टॉक, फिर यहाँ से ये जाएगा ग्रोथ स्टॉक, अपन को यहाँ के पहले बेच देना है। इतनी साइकिल अपन को कवर करनी है, स्टेज 1, 2 और 3 की एंड, इतना पार्ट कवर करना है, इतना छोड़ देना है अपन को, स्टेज 4 छोड़ देना और 1 छोड़ देना है। फिर क्या होगा भाई, अर्निंग पर शेयर का लॉस होने लगेगा भाई, कंपनी अच्छी अर्निंग नहीं दे पा रही होंगी, सरप्राइज नेगेटिव हो जाएंगे। पिछले साल 20% कमाया था, 10% कमाया था, इस साल सिर्फ 8% कमा पा रहे हैं, 5% कमा पाए, तो लॉस होने लगा है, रिवाइज डाउन हो गए भाई, एस्टीमेट कम होने लगे, फिर से इंसान वैल्यू स्टॉक में आ गया। अब ये फिर क्या होगा, फिर से स्टेज आ गई, इंसान स्टॉक ऐसा गया, कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट दिया, वीसीपी आईपीओ बेस का बहुत ऊपर गया, खूब प्रॉफिट कमाया, प्लेट्यू आ गया, अर्निंग गिरने लगी, सेल्स गिरने लगी, स्टॉक वापस नीचे आ गया, फिर इस लेवल पे आ गया। अब यहाँ से कंसोलिडेशन होगा, यहाँ से फिर ये सेम स्टेप चालू हो जाएगी, यहाँ से फिर बूम। इस चीज को थोड़े से बैक करो और 2-3 बार सुनो, है ना, ये अर्निंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया। एक बार में समझ आएगी, फिर भी 2-3 बार सुन लो तो तुम्हें पता पड़ेगा कैसे स्टॉक पहले वैल्यू होता है, फिर वैल्यू से ग्रोथ में चले जाता है, ग्रोथ से फिर वैल्यू में आ जाता है। ये उसकी 4 स्टेजेस होती हैं जो लोग बाग ढंग से नहीं पढ़ते हैं। अब और नीचे जाते हैं। अब अपन समझते हैं भैया आपका पूरा बैकग्राउंड बेस क्लियर हो चुका है, कैसा दिखता होगा वीसीपी वो क्लियर हो चुका है। अब तुम्हें पता करना है कि भाई हाउ, मतलब कैसे दिखता है वो नहीं पता था, पर ने फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना है कुछ देखा नहीं, और तुम्हारे बैकग्राउंड की पूरी एक इमेज बन चुकी है। अब एक कहते हैं ना फोटो क्लियर है कि भाई क्या 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 क्या, अब लिंकिंग द डॉट्स करना है तुम्हें। अब समझो वीसीपी दिखता कैसा है। एग्जैक्टली वीसीपी ऐसा होता है। यह स्टॉक आया एक अप ट्रेंड में, थोड़ी सी सेलिंग हुई, स्टॉक नीचे गया, फिर थोड़ी सी बैंक डिमांड आई, स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ी सी सेलिंग आई, थोड़ा सा नीचे गया, फिर बैंक डिमांड आई, ऊपर गया, फिर नीचे गया,
फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा। ये वाला ये 5 से 6% की रेंज होती है, लिख के रख लेना भाई, लिख रहे हो तो 5 से 6% की आखिरी वाला लैग होता है। लैग क्या है मैं ऐसे बता देता हूँ, इसको लैग 1 कह लो, लैग 1, लैग 2, लैग 3 एंड लैग 4। ठीक है, कल के दिन तुम पूछ रहे हो भैया मैं बता रहा हूँ मैंने एक स्टॉक डाला जिसमें भाई ऐसा था, ऐसे मेरे को बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो तुम क्या बोलोगे भैया दिस इज 3 लैग वीसीपी। बट इसकी जगह मैंने ये बनाया होता, ये कितना है 1 लैग, 2 लैग, 3 लैग, 4 लैग, 5 लैग वीसीपी, 5 लैग का वीसीपी, ये 3 लैग का वीसीपी। तो आई थिंक ये टेक्निकल लैंग्वेज तुम सीख गए होगे, जितने भी ज्यादा एक कर्व बनेंगे उतने ज्यादा लैग का वीसीपी होता है। अब इसके पीछे की तुम्हारा भाई लिक्विडिटी कंसेप्ट बताएगा, ये नहीं कि भैया रट लिया, रटना नहीं है भाई, कोई भी चीज रटोगे तो भूल जाओगे, कंसेप्चुअली माइंड में बिठाओगे तो भाई बहुत आगे तक लाइफ टाइम याद रहती है। समझो क्या मतलब होता है इसका, कैसे बनता है। पहले इसका नाम, वी स्टैंड फॉर वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे स्टॉक जाता है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, जो तुम्हें पूरे चार्ट में दिख ही रहा होगा, और पी फॉर पैटर्न। कॉन्ट्रैक्शन मतलब पहले अगर इसकी रेंज है 27% की, ठीक है, यहां से यहां ये भाई ये 27% का स्टॉक है ना, ये 27 है ये पूरा, उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ 27 से घट के कितना हो गया भैया, ये हो गया 15%। भैया फिर और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये कितना हो गया 10%। आखिरी कंसोलिडेशन छोटा सा 5 से 6%, इससे कम भी हो सकता है ना, ज्यादा भी हो सकता है, बट ये कॉन्ट्रैक्शन समझो। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो स्क्वीज होते चला रहा है, पहले कोई चीज 27% के रेंज में घूम रही थी, अब 15% के रेंज में घूम रही है, फिर 10% की रेंज में घूम रही है, फिर ऐसी ऐसी छोटी छोटी अभी 3 से 4% की रेंज में घूम रही है। तो यहां से जो स्टॉक का ब्रेकआउट आएगा भाई, तुम्हारे 9% कहीं नहीं गए। दिस इज नथिंग बट वीसीपी, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। नाम से ही मतलब समझो, नाम वी स्टैंड फॉर वॉलेटिलिटी, मतलब पहले 27% की रेंज में वॉलेटिलिटी थी, फिर कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, फिर 15% की रेंज में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, फिर भैया 10% की रेंज में मतलब कॉन्ट्रैक्शन वॉलेटिलिटी हो रही थी, फिर आखिरी वॉलेटिलिटी कितनी, सिर्फ 5 से 6% की, फिर यहां से जो ब्लास्ट आएगा बूम। अब तुम समझो कि भैया ये वीसीपी जैसा आप अभी ये फोटो में दिखा रहे हो ऐसे ही दिखता है कि अलग अलग भी दिखते हैं, कि भैया ये स्टॉक ऊपर ही बनता है कि नीचे बनता है, पैटर्न कहीं पे भी बन सकता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तुम्हारा भाई अब एग्जांपल भी दिखाएगा, लेकिन पहले एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, तो रियल लाइफ चार्ट में एग्जांपल देखो। वीसीपी कैसा है ये देखो, इसको ऐसा बना दूं मैं, नीचे से स्टॉक आया ऐसा 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 ऐसा, मतलब इसको मैं यहां बना दूं तो ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो। देखो ट्रायंगल टाइप का पैटर्न जा रहा है, बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इसका पापा नहीं है, ये इसका बच्चे हैं, ये पापा है। अब इसकी कैटेगरी समझो, ये देख रहे हो, इसका देखो रहे हो, ये कॉमन रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। एक बार यहाँ खिलाया नीचे आ गया, टिप्पा खिलाया नीचे आया, टिप्पा खिलाया नीचे आया, टिप्पा खिलाया नीचे आया, टिप्पा खिलाया नीचे आ गया, फिर आखिरी में ज्यादा नीचे नहीं आ रहा था। भैया इसकी जगह ऐसा हो सकता है क्या, देख रहे हो। अब रेजिस्टेंस अलग हो गया, हर लेवल के रेजिस्टेंस अलग है, ये सपोज अलग रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस। तो भाई वीसीपी अलग अलग, बस देखो वीसीपी ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा ही देखो, ऐसा ही नीचे ढलान से चले आ रहा है, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन टूट गया ना, ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन टूट गया। कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब, अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर। दिस इज परफेक्ट वीसीपी। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा भाई। अब देख रहा हूँ इनके बीच के टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, कि मतलब ये जो इसने पहला लेग भैया ये ऐसा बनाया, इसके बीच में कितना, ऐसा कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे वीसीपी देखे हैं जो 3-3 साल में फॉर्म हुए हैं, मैंने बहुत से ऐसे वीसीपी देखे हैं जो मात्र 15 दिन में फॉर्म हो गए। 15 दिन में कैसे होते हैं, छोटे छोटे से, पहला लेग, दूसरा लेग, ये तीसरा लेग, और जहां से ब्रेकआउट और बूम, ये कितना, मात्र 15 दिन के अंदर। फिर मैंने कुछ देखे हैं भाई जो ऐसे 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 जा रहे होंगे, 3-3 साल में फॉर्म हो रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ठीक है, टाइम का मत सोचो, और वैसे भी तुम्हें क्यों ही सोचना है, एल्गो में आ गया तुम्हें तो सीधे ट्रेड करना है देख के, ठीक है। बट स्टिल फिर भी चीजें पता होनी चाहिए, नॉलेज पूरा होना चाहिए। आओ अब थोड़ा सा अपन समझते हैं कि एक्चुअली दिखता कैसा है। जैसे ये आईपीओ बेस प्लस वीसीपी दोनों था, तुम्हारे एल्गो इसमें भी आया था, तुम्हारे भाई ने इसकी रील भी डाली थी और 9% रिटर्न भी छापा था। देख रहे हो, पहला लेग, दूसरा लेग, और ये तीसरा कंसोलिडेशन वाला लेग। भैया यार ये तो वैसा वाला नहीं है जिसमें ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस थे, सारा रेजिस्टेंस ऊपर था, हाँ चलेगा ना। ये पहला लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा कंसोलिडेशन वाला, और यहां से ब्रेकआउट। भैया देखो आपने यहां पे एंट्री नहीं ली, यहां पे लेता तो भाई 8 से 9% का ही प्रॉफिट हो, लेकिन मैंने नीचे एंट्री ली, चीट एंट्री, तो देख रहा हूँ 14% का पूरा हुआ। हालांकि भाई ये तो तुम्हें सिखाने के लिए, मैं तो 9% पे बाहर निकल आता हूँ, जिसमें एंट्री पॉइंट का एनालिसिस बता रहा हूँ। बहुत 100 बार इसको ध्यान से देख लो भाई, मैं जूम कर देता हूँ। देखो एंट्री जो मेरी थी यहाँ पे भी बन सकती थी, यहाँ पे भी बन सकती थी,
यहाँ पे बन सकती थी। तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें क्या लगता है सबसे अच्छा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ होगा, खुद सोचो। 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा। होशियार लोगों को समझ आ गई होगी हाँ भैया नीचे का स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये स्विंग लो दिख रहा है, इसके नीचे देखो स्टॉक नहीं गया है। तो यहां से बस मेरा का कितना होता है 5% SL, खत्म, नथिंग बट 5% SL। और इतना ही होना चाहिए, 5% से ज्यादा तुम कभी लॉस नहीं लोगे। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो मैक्सिमम 8 से 9%। आई होप पोजीशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज क्लियर हुई, जिंदगी में भी कभी भी 5% से ज्यादा SL नहीं लूंगा। और भैया एंट्री पॉइंट समझ आ रहा होगा सबसे लो लेवल पे। क्या मैंने एक चीज सिखाई थी तुम्हें, ऊपर याद आ रहा हो, आखिरी में इनसाइड बार डोजीज बनने लगती हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये डोजीज एंड में देख रहे हो, ये बनने लगी कंसोलिडेशन के एंड में, मतलब यहां से स्टॉक ब्लास्ट होने वाला है। आओ भैया और एग्जांपल देखते हैं। हाँ वॉल्यूम्स की, ये तो देखो प्राइस की स्टडी हो गई, प्राइस। अब वॉल्यूम की स्टडी समझो, जब स्टॉक गिर रहा था तब की स्टोरी अलग। देख रहे हो जहां से जैसे इसमें पंप आना चालू हुआ, देख रहे हो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ये पूरे एवरेज के कंपैरिजन में, ये देख रहे हो बिग प्लेयर्स हैव एंटर्ड। वॉल्यूम्स ने सब कुछ तुम्हें एक राह दिखा दी है कि ये स्टॉक तो हिट जाने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग घुसे हैं। फिर जब ये दूसरे लेग में बाइंग आई, ध्यान से देख रहे हो, फिर बड़े लोग घुसे हैं भाई, चोमू लोगों को बाहर निकाल दिया है भाई। फिर देखो इस पूरे टाइम में कंसोलिडेशन में देखो भाई शांत बैठे हैं लोग बाग, चुपचाप चुपचाप ये बाइंग हो रही है, ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े लोगों ने बाइंग कर ली है। यहाँ तो मेन बाइंग हुई, यहाँ पे छोटी छोटी बाइंग हुई। इसको बाइंग नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सेलर्स को भगाना। मैं VCP का एक और कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा भाई, प्लीज सुनो यार, अच्छी चीज सिखा रहा हूँ। कहाँ सिखाते हैं, रुको थोड़ा सा देखते हैं कहीं अच्छी सी स्पेस है। चलो इस वाले में इसमें बताता हूँ। समझो भाई, एक स्टॉक ऊपर कब जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। पूरा स्टॉक मार्केट चलता है डिमांड पे और सप्लाई पे। कोई भी स्टॉक ऊपर कब जाएगा बताओ, या तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो या उसकी सप्लाई ना हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। रेगिस्तान है, पानी की एक ही दुकान है, 100 बोतल बची हैं सिर्फ, ठीक है, लेने वाले 150 लोग हैं, 100 बोतल बची हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है ना। डिमांड कितनी है, 150 लोगों की डिमांड है, सप्लाई है मात्र भाई कितनी, 100 लोगों की। तो ऑब्वियसली भाई जो जितना ज्यादा पैसा देगा 100 बोतलें उन लोगों पे चले आएंगी। तो फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, पहली बोतल है भाई, पहली बोतल बिकी 15 रुपए की, अब कम हो गई, अब सिर्फ 99 बोतल बच रही है, तो ऑब्वियसली दूसरी 15 पे बिकेगी, उससे ज्यादा वो बिकेगी 20 पे, फिर कम हो गई, फिर 25 पे, 30 पे, 40 पे। तो समझ रहे हो, ये सब इसको स्टॉक समझ लो। आखिरी बोतल सपोज हो सकता है बिके 1500 पे, क्योंकि भाई सप्लाई नहीं बची ना। अब आखिरी में लेने वाले सिर्फ 10 लोग बच रहे हैं, बोतल है सिर्फ 2, तो जो भाई 2 लोग, मतलब सिर्फ बॉटल दो हैं तो सिर्फ 2 लोग ही ले पाएंगे, तो जो 2 लोग सबसे ज्यादा प्राइस इसके लिए पे करेंगे उन पे चली जाएगी बॉटल। सेम स्टॉक के कारण होता है, सेम स्टॉक के साथ होता है। जब भाई सप्लाई ही नहीं बच रही है, सिर्फ डिमांड ही डिमांड है, तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा ना। सेम यही कंसेप्ट लगता है स्टॉक मार्केट में, जो तुम्हें मैंने बॉटल के एग्जाम्पल से समझाया। अब मैं इसको भाई चार्ट के फॉर्म में समझाता हूं तो दिल खुश हो जाएगा कि भैया इतनी कंसेप्चुअल लर्निंग। अब ये समझो, ये स्टॉक ऐसा था, है ना, जो अपना VCP बन रहा है, आखिरी में क्या, ये कंसोलिडेशन। समझो ये स्टॉक को लोगों ने यहां से लेना चालू किया होगा, यहाँ पे उनका बेचने का मन था, बहुत सारे लोग नहीं बेच पाए होंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग चालू करी तो सेलिंग हुई। अब जो इंसान इधर से इधर से इधर से इधर पे बाइंग करी होगी, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी उनको तो प्रॉफिट हो गया, है ना, तो उन्हें बेच दिया। अब जिन लोगों ने बाइंग यहाँ पे करी और स्टॉक अब यहाँ पे चल रहा है, तो लॉस में चल रहा है, ये वाला भी इंसान लॉस में चल रहा है, ये वाला इंसान लॉस में चल रहा है, तो ये होल्ड करेगा। फिर क्या होगा ना, जब इंसान स्टॉक थोड़ा सा फिर से ऊपर जाएगा, तो ये वाले लोग क्या सोचेंगे, मैं भी थोड़ा थोड़ा बेचना चालू करता हूं। तो इनने यहाँ के लेवल पे, जब ये पहले यहाँ नहीं बेच पाए, तो अब इन्हें यहाँ बेचना चालू किया। यहाँ इन्हें जैसे ही बेचना चालू किया तो स्टॉक नीचे आ गया। अब भी इस वाले स्टॉक को, मतलब इस वाले इंसान को लॉस है, इस वाले इंसान को लॉस है, जिन्हें टॉप पे बाइंग करी होगी उनको लॉस है, तो ये क्या करेंगे, ये होल्ड करेंगे। अब जो इंसान यहाँ पे नहीं बेच पाया, यहाँ पे नहीं बेच पाया, वो इंसान क्या करेगा, हायर लेवल पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बेच रहा होगा। फिर ये प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू होती चली जाएगी, है ना। इसको एकदम आसान भाषा पे समझा देता हूं। जैसे भाई स्टॉक ये 100 का था, ये 200 का था, 100 वाले ने 200 पे बेच दिया, फिर स्टॉक नीचे आ गया, जिस इंसान ने 150 के ऊपर खरीदा होगा, मतलब 160, 170, 180 या 200, ये वाले लोग नहीं बेच पाएंगे, क्यों, क्योंकि इनको लॉस हो जाएगा, तो इन्हें होल्ड करके रखा। फिर ये स्टॉक चला गया भाई 190, तो कौन से वाले बेच पाएंगे, 180 वाला बेच पाएगा, 170 वाला बेच पाएगा, 160 वाला बेच पाएगा, है ना, क्योंकि उसके प्राइस से ऊपर है ना। अब ऐसे ऐसे सीरीज कंटिन्यू होती चली जाती है। तो सपोज ये वाला चार्ट बन गया, इसका क्या मतलब था भैया, सेलर्स को भगा दिया। मतलब पहले देख रहे हो इतने ज्यादा सेलर्स थे, फिर कम सेलर्स हो गए, फिर और कम सेलर हो गए, मतलब सप्लाई ज्यादा थी, सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई, अब सप्लाई बची नहीं रही है।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई बची ही नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम्स पूरी डेड हो चुकी हैं। तो अब जैसे ही सप्लाई नहीं बची और डिमांड एकदम से आएगी, कुछ नया आएगा, तो डिमांड के कारण क्या होगा, स्टॉक की भाई लिक्विडिटी कम होगी, स्टॉक एकदम से बूम मारेगा, वॉल्यूम्स ऐसी बड़ी तुम्हें बुझ जाएंगी, कौन सी, इंस्टीट्यूशन वाली वॉल्यूम। तो ये पूरा भाई वर्क फ्लो एनालिसिस होता है। ये आई नो भाई लोगों को 6-6 बार में भी समझ नहीं आएगा। मेरी स्पीड 0.75 कर दो या 1 पे ही देख लो, एंड इसको 5 से 6 बार देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने डिमांड एंड सप्लाई की, कैसे भाई जब सप्लाई नहीं होती है, डिमांड एकदम से आती है, तो स्टॉक, ईवी का स्टॉक जो ओलेक्ट्रा ग्रीन था, हमने 30 दिन या 22 दिन के अंदर 100% गेन किया था, रील पे भी डाला था, सिर्फ यही इसी चीज के थ्रू, क्योंकि ईवी ने उनको भाई नए नए ऑर्डर मिलने लगे थे, डिमांड ही डिमांड आई थी स्टॉक की, और उन पे सप्लाई था नहीं, डिमांड थी, बढ़ गया स्टॉक। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। देख रहे हो यहां पे कितनी ज्यादा सप्लाई होगी, कितनी ज्यादा सप्लाई होगी, कम सप्लाई होगी, मिनिमल सप्लाई होगी, कंसोलिडेशन में सप्लाई नहीं बची होगी, फिर एकदम से डिमांड आ जाएगी 10,000 स्टॉक्स की, 10,000 बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर कितने बचे हैं, सिर्फ 1,000। तो 9,000 लोग तो भूखे बैठ गए ना, 9,000 बोलेंगे मैं महंगे में खरीद लूंगा, मैं और महंगे में, और महंगे में, और महंगे में, और महंगे में, एंड स्टॉक उठता चला गया। ये होता है भाई कंसेप्ट। अब आ जाते हैं अपन भाई मनापुरम में। ये देखो कितना प्यारा है भाई, पहला लेग, दूसरा लेग, कंसोलिडेशन, कितना प्यारा था, 1 लेग, सेकेंड लेग, कंसोलिडेशन। मैं ऐसे बनाता हूँ, ये आजकल नया ड्राइंग कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैं कैसे करता हूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरा पहला लेग, ये दूसरा लेग, ये कंसोलिडेशन, इस टाइप की ड्राइंग करता हूँ। या तो मैं ऐसी 1 2 तीसरा लेग, देखो फिर यहाँ से ब्लास्ट होगा, बूम। ये लेटेस्ट था इसलिए मैंने एक लेके रख लिया, मैं कहा तुम्हें लेटेस्ट तो बता दूं, मैंने, तुम बोलोगे भैया अभी लेटेस्ट में कौन सा फॉर्म हो रहा है। अब तो खैर तुम मतलब वेबसाइट से आके चेक कर लोगे, बट फिर भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब ये देखो अडानी पावर, हमने इस पे भाई 50% की, जब हमारा पेज ही नया नहीं था, कितने फॉलोवर थे, 10,000 कुछ फॉलोवर थे, तब ये भाई रील पे देखे धूम मचा दी थी हमने। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट 58 का लेवल देख रहा हूँ, ध्यान से वॉल्यूम्स भी देखो प्लीज, स्टडी ऑफ वॉल्यूम। यहां से तुम्हें समझ आ गया कि बड़े बड़े लोग घुस चुके हैं, अडानी अंबानी सबका बाप घुस चुके हैं, सारे FIIs DI सब म्यूचुअल फंड सब घुस चुके हैं। फिर तुम देख रहे हो शांत रखा स्टॉक को, जितने भी सेलर्स होंगे जो बहुत पहले से होल्ड करते आ रहे होंगे, उनको बाहर भगा दिया, उनको बोला फक ऑफ। पहला लेग, दूसरा लेग, प्रॉपर कंसोलिडेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें सिखाई थी, डोजी एट द एंड। देख रहे हो फिर क्या हुआ, बूम बूम, 58 का 100 चला गया, 81% का रिटर्न मात्र 22 दिन के अंदर। ये होती है VCP की पावर। साइबर टेक देखो, ध्यान से देखो, बाप लोग घुस गए, कानों कान खबर नहीं हुई, वॉल्यूम्स पूरी डेड, स्टॉक को पहला लेग, दूसरा लेग, कंसोलिडेशन, डोजी डोजी, बूम। भैया सेम चीज हो रही है, मेरे को आज तक स्टॉक मार्केट में बिलीव नहीं हुआ, जहां पे पैटर्न अनसर्टेन होते हैं फिर भी सेम चीज कैसे बन रही है। 20% का सर्किट, 20 का सर्किट, 20 का सर्किट, 10 का सर्किट, और बूम। ये तो 64% है, क्योंकि इंसान अगर पहले भी बेच दे तो बात ठीक है, ट्रेलिंग एसएल काम में आ जाता है, वो भी सिखा देंगे, वरना स्टॉक डबल हो गया। यहाँ पे भी छोटा VCP था, देख पा रहे हो तो, स्मॉल VCP, ये प्रॉपर VCP। IIFL जो तो मैं कह रहा था, देखो ये बहुत अनयूजुअल VCP है, क्योंकि ये देख रहे हो बिग रेंट कैंडल, घटिया गंदी कैंडल, घटिया कैंडल, बट क्या कॉमन था, FIIs DIIs म्यूचुअल फंड। देख रहे हो वॉल्यूम की स्टडी करो। फिर देख रहे हो ब्रेकआउट पे, देख रहे हो डोजी, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम्स, अर्निंग, बूम। बाद में तो और तगड़ी आई थी, लेकिन यहाँ से 55% मान लो, मान के बाहर। सेम पैटर्न, सेम तरीके, सेम हरकतें। ओलेक्ट्रा तुम्हारा भाई बता रहा था, इसकी प्रॉपर डेडिकेटेड रील डाली थी, ये देखो यहाँ पे फिर वो न्यूज़ आ गई थी, हम न्यूज़ के पहले यहीं पे पहले पोजीशन बना चुके थे। ये न्यूज़ आई थी ईवी वाली, 50 या 60 कितनी ईवी देनी थी, बस मैं उनको देख रहे हो, ये घुस गए जिनको पहले से खबर थी न्यूज़ की। पहला कंसोलिडेशन, मतलब वो सॉरी, पहला लेग, दूसरा लेग, कंसोलिडेशन, डोजीज, इनसाइड बार, बूम। फिर ये वॉल्यूम्स आ गई, ये देख रहे हो, ये जब लोग घुसे होंगे, स्टॉक छीन लिया गया भाई, ध्यान से समझो, स्टॉक को छीन लिया गया घटिया लोगों से, जिन पे होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और फिर रैली दे दी गई। यहां से यहीं 9% या 18% था 3 दिन में, मेरे को याद है 3% में 18% लेके बाहर आए थे। KECL देखो, इस पे तो हमने लिख के इतिहास बनाया था, बहुत सारे इसमें हमने लिख लिख के कराया कि इतना जाएगा उतना जाएगा, फिर ऊपर गया है। पहला लेग, दूसरा लेग, कंसोलिडेशन, बूम। 5 दिन के अंदर 9% चाहिए था अपन को, 21% मिल गया, लेके बाहर। वॉल्यूम्स देख रहे हो, ये देख रहे हो,
डेड वॉल्यूम्स एट द एंड, सारे सेलर्स लोगों। इसका मतलब क्या है पोटेंशियली, इसका मतलब समझो सेलर्स से सारे स्टॉक छीन लिए, सेलर पे अब कुछ बेचने को है ही नहीं, आप सिर्फ लोगों पे खरीदने को है। तो देख रहे हो जरा सी वॉल्यूम में भी स्टॉक ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि भाई लोगों को कुछ बेचना ही नहीं है, तो जितना बेचोगे उतना हाई दाम पे बेचो, सर्किट लग जाएगा। ये था प्रॉपर वीसीपी भाई। आई होप तुमने प्रॉपर वीसीपी डेडिकेट लेवल पे सीख लिया हो। अब अपन आते हैं थोड़े से फंडामेंटल्स पे एंड इसका वर्किंग समझते हैं। ये अपनी वेबसाइट है, अगर तुम गूगल भी करोगे, गूगल पे जाके डालोगे स्विंग एल्गो, एंटर दबा दोगे, सबसे ऊपर आ जाएगी अपनी वेबसाइट, क्लिक कर दो। आराम से क्लिक कर दिया, तुम्हारा यूजर इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, एआई तुम्हारा फंडामेंटल कर सकते हो, एआई बेस्ड है ना। प्रॉफिटेबल एडवांस स्ट्रेटेजी, आज तुमने वीसीपी तो पहले देख ली, बाकी भी मैं ऐड करते चले आऊँगा। एक्सक्लूसिव जो मिशन 4000 था अपना, वो इसके अंदर कम्युनिटी ग्रुप है, ना टेलीग्राम ना इंस्टाग्राम। मेरे को प्रीमियम लोग चाहिए, जिन लोगों ने लिया है मेरे पे भरोसा किया, वो प्रीमियम। एल्गो इनबिल्ट मतलब स्कैनर, एल्गो से मेरा स्टॉक आएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो मैं ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। साइन इन कर लेना यहाँ से, रजिस्टर्ड अकाउंट, ठीक है, मेरे पे तो है, तो मैं फटाक से भी डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल दिया। हो सकता है जब तक तुम पे ये वीडियो पहुंचे, जब तक ये ओटीपी लॉगिन हो गया हो, मतलब इससे ना हो रहा हो। समझो सबसे पहला तुम्हारा डैशबोर्ड खुल चुका है। डैशबोर्ड पे कितने इजीली तुम्हें समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे बैंक निफ्टी हटा देंगे, ये बैंक निफ्टी चलो हटा दिया, बहुत बढ़िया बात है ना। बैंक निफ्टी ना निफ्टी ना कुछ, सिर्फ सेंसेक्स। क्यों? टॉप 30 कंपनियां जो सबका मिक्स है, जो देश को चला रही हैं, वो उनका भाई एनालिसिस तुम्हें समझ में आ रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड में था भाई। ये 12 मंथ का स्टॉक है, करेंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब यहाँ से एक रिकवरी आने वाली है, इसलिए हमने पहले बोल दिया था यहाँ से भाई अब तगड़ा पैसा कमाना चालू कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स होने वाला है ट्रेंड। ये हम देख के ही समझ गए थे। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ से अब रिकवरी प्रॉपर आने लगी है। अब समझो भाई FII BI DI कोई नहीं देखना ऑप्शन में क्या चल रहा है, ना फनाला चेन, ना ये ना वो, कुछ नहीं। ध्यान से देख के समझो भाई, तुम्हें विद रेगुलर टाइम समझ में आ रहा होगा। FII DI देख रहे हो यहाँ से कैसे कम कर रहे हैं, चार्ट को देखो। ये तो तुम यहाँ से तो तुम्हें ये पता पड़ जाएगा DI ने भाई 17,000 करोड़ का बाय किया है, FII ने 21,000 करोड़ का किया है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। तुम तो भाई लॉन्गर पिक्चर देखो, ड्यूरेबिलिटी देख रहे हो कैसे, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ग्रीन साइड भाई, ये लाइट वाला साइड है ना, ये FII का है, जो डार्क वाला साइड है वो ग्रीन DI है इसका। देख रहे हो कितनी एक्सेसिव बाइंग एंड भाई पुश आ रहा है। जब ये यहाँ से भाई ये लोग शांत बैठ गए थे ना 14, 15, 13 में, कोई हमें यहाँ से समझ में आने लगा था भाई धमाधम अब वॉल्यूम्स के पंचन आने वाले हैं, अब भाई धमाधम स्टॉक उठेंगे। इसलिए हमने बहुत पैसा कमाया रिसेंट टाइम पे। अभी इसका PNL भी दिखा दूंगा, ग्लैड हो जाओगे। देख रहे हो कैसी बाइंग हो रही है। उसके बाद तुम ये वर्कशॉप सेक्शन में आके मेरी वर्कशॉप अटेंड कर रहे होगे, है ना। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। फिर स्क्रीनर पे आ जाओगे। स्क्रीनर पे कैसा रहेगा, तुम्हें भाई सारे इनबिल्ट स्कैनर दिख रहे होंगे। यहाँ पे स्टॉक परफॉर्मेंस देख रहा होगा। अभी हमने थोड़े टाइम पहले तिलक इंडस्ट्री पे 8% छापा, तो वो आ गया। और भी नीचे थे, सारे आते आएंगे ना जब ये एकदम लाइव हो जाएगी। IPO में IPO के स्टॉक आएंगे, तुम्हें जस्ट कुछ नहीं, IPO पे क्लिक करना है भैया। अभी वो M क्लाउड आया था, तुम्हारे भाई ने बताया था अभी M क्लाउड पे कितना पैसा कमाया अपने AI में आया था। कुछ मेहनत नहीं करनी। देख रहे हो क्या करा तुमने, वेबसाइट पे लॉग इन किया और 2 बटन दबाए होंगे, लो भाई ये स्टॉक आ गया था, फटाफट ट्रेड ली, पैसा कमा लिया। साइन लाइफ अभी फॉर्म हो रहा है इसलिए आ रहा है। तुम देखो साइन लाइफ क्या सेक्सी, तुम्हें बताता हूँ। साइन लाइफ देखो क्या प्यारा, डेली नहीं वीकली टाइम फ्रेम में बहुत प्यारा फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट देगा बूम। खैर मैंने तो इस पर भी पैसा बुक किया है, लो पे लेके हाई पे बेच दिया, क्योंकि मेरे एल्गो में तो पहले ही आ गया था, अब तुम्हें तो बाद में मिलेगा। फिर यहाँ से बूम। फिर इसके बाद आ जाओ भाई, कौन सा भैया, VCP में कुछ फॉर्म हो रहा है क्या। VCP में तुम्हारे भाई ने अभी ओरिएंटेक फॉर्म हो रहा था, तनला पे बहुत पैसा कमाया था। अब जैसे देखो ओरिएंटेक, ORIENT, सीमेंट वाला था ना बढ़िया। तो ये देखो, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, ये देखो कितना प्यारा है भाई। वीकली टाइम फ्रेम पे ये पहला लेग, ये दूसरा लेग और ये कंसोलिडेशन। वॉल्यूम्स देख रहे हो यहाँ पे कितनी धमाधम आ गई। यहाँ पे इंसान शांत बैठ गया। तो मैं अर्निंग्स सेल्स मैंने देखने बोला था, देख रहे हो बहुत प्यारा सा इंडिकेटर है। इंडिकेटर पे क्लिक किया, तुमने डाला VCPSSWING, ये आ गया। आउट परफॉर्मेंस एक्स VCP स्विंग, आप इस पे क्लिक कर देना, आपको ये सारा ये देख रहे हो ये नीचे आ जाएगा। ये ध्यान से देखो, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं, क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत सेक्सी ग्रोथ। पहले 0.11 था, 0.49 हो गया, 2 हो गया। अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत शानदार। सेल्स पे आ जाओ, सेल्स ध्यान से देखो, 700, 544, 643, 803,
पिछले 3 क्वार्टर में धूम मचा दी इनने, मजा आ गया भाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हो, ये ओपीएम इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1%, 3%, बैक ऑन अ ट्रैक। ये अभी बेयर मार्केट काइंड ऑफ चल रहा था ना, तो 2-3 क्वार्टर खराब गए, अब वापस ऑन ट्रैक 8% का, मतलब भाई सही है, एकदम सेक्सी। टर्नओवर देख रहे हो, वीकली टर्नओवर करोड़ में कितना है, ऑलमोस्ट 157 सीआर की बाइंग हो जाती है, मतलब इतना हेल्दी स्टॉक है कि तुम इस पर 10 करोड़ भी लगाओगे तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी और लिक्विडिटी का इशू नहीं जाएगा। और पीछे आ जाओ, और थोड़े से पीछे आ जाओ, पीछे जाते हैं अपन, रॉकेट बेस देख लेते हैं। अभी भाई ये बीटा टेस्टिंग में है, समझ रहे हो भाई, अभी मतलब समझ रहे हो सकता है यहाँ पे डेट गलत लिखी आ जाएगी, हो सकता है यहाँ पे प्राइस गलत लिखा आ जाए, हो सकता है यहाँ पे नाम गलत लिखा आ जाए, हो सकता है नाम और ये फोर्टिस लिखा है लेकिन यहाँ पे हो सकता है हेल्थ और टेक्नोलॉजी आ जाए, बट ये तो हॉस्पिटल सेक्टर का होगा। तो जिस दिन तुम्हें लॉन्च हो जाएगी, जिस दिन मेरे रील पे लॉन्चिंग देख लोगे, मतलब उस दिन ये सब सही हो जाएगा, ठीक है, उस दिन सारा गेम ओवर। अभी ये सारा बीटा में, तो जज मत करना भाई इसमें तारीख गलत दिखा रहा है, इसमें ये गलत दिखा रहा है, तो वो थोड़ा उसको इग्नोर करना। फिर अभी देख रहे हो रॉकेट बेस में आईटीसी फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं करा तुमने, 2 बटन दबाए होंगे, तुम्हें देखो जरा से स्टॉक आ गए आईटीसी, कितना प्यारा भाई, रुको खोल रहा है डेली टाइम फ्रेम, ये सब डेली टाइम फ्रेम है, वीकली पे कुछ नहीं जाना है। देख रहे हो कितना प्यारा फॉर्म हो रहा है ये रॉकेट बेस। हमारे सेटअप का नाम है, अभी सिखाया नहीं है, नीचे की वीडियोस देख लोगे, नहीं तो पहली वीडियो है वो देख लोगे, समझ आ जाएगा क्या तगड़ा फॉर्म हो रहा है। फोर्टिस हुआ था, फोर्टिस में पैसा कमाया था, ठीक है, ये देखो, ये अभी लोगों को एल्गो में भी डाला था, जो लोग पुराने होंगे ना वो देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये दूसरी बार फिर से फॉर्म हो रहा था, ये भी डाला था मैंने अभी लोगों को, अभी रिसेंट में ही डाला है। अब देखते हैं कैसा होता है, फेल होता है तो 5% का एसएल तुम्हारे भाई ने सिखाई दिया है। सबसे अच्छी बात क्या है भैया, तुम कहते हो ना भैया हमें कहाँ घुसना है, ये वो लेवल बता के दे देगा। फोर्टिस में ऐसे उसने 700 का कुछ लेवल दिया है, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, 700 का एंट्री लगानी है, यहाँ से 5% का एसएल लगाना है, खत्म। ये एसएल है तुम्हारा, ये एसएल है, और एंट्री तुम्हारा भाई दिखा ही रहा है यहाँ पे, कितना आसान काम है। रॉकेट बेस में, रॉकेट बेस क्या आ रहे थे अभी बता ही चुका, तिलक नगर में कमाया था, टीआई दिखाता हूँ तुम्हें, अर्निंग्स आनी थी इसकी, ये देखो बड़े लोग घुसे थे, मेरे को तभी कंफर्मेशन हो गई थी, यहाँ पे भी पैसा कमाया, ये हमारा टर्न अराउंड सिचुएशन आगे की वीडियो में देख लेना। फिर यहाँ से डोजी बूम, 2 दिन में पैसा लेके बाहर, ठीक है। अब आ जाना है तुम्हें, स्टडी मटेरियल में चीज़ें डल जाएंगी, स्क्रीन ने तुम्हें बता ही दिया। फंडामेंटल्स के लिए सपोज अपन अब देखते हैं, एक स्टॉक ले लेते हैं जैसे पीआई इंडस्ट्री वगैरह ले लिया, देखो भाई कितना प्यारा सेक्सी लेवल पे फॉर्म हो रहा है भाई, टर्न अराउंड हो चुका है प्रॉपर, बाकी वीडियोस में देखने मिल जाएगा। रॉकेट बेस में सपोज ये स्टॉक आ गया, एफएनओ में आया था मेरे लिए तो, क्योंकि इसमें एफएनओ होती है, दिखा देता हूँ वरना तुम बोलोगे। अभी क्या उसमें वर्किंग प्रोग्रेस में, चलो पहले आया था यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे जब ऐसा आता है, जैसे इटर्नल लिखा है ना, इटर्नल भी फॉर्म हो रहा था, इटर्नल, ऐसे ही पीआई इंडस्ट्री भी आया था, मैंने इसकी रील मील भी सब डाली थी, चेक कर लेना। अब क्या पता ये रील, ये मतलब जो वीडियो तुम कब देख रहे होगे ना, पुराना हो चुका है सब, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे भाई पीआई इंडस्ट्री आया था, अब अपन को इसका रिसर्च करना है, जैसे एल्गो में तुम्हें यहाँ पे दिख गया इटर्नल की जगह पीआई इंडस्ट्री, अब तुम्हें इसमें रिसर्च करना है, तुम्हें सीधे चले आना है फंडामेंटल्स पे, फंडामेंटल्स पे तुम डालोगे पीआईआई, क्या नाम है, पिंड इंडस्ट्री, हाँ, तो ये देखो ये आ गया पीआई इंडस्ट्री, आप इस पे क्लिक कर दो। सबसे ग्लोबल लेवल पे सबसे आसान काम एनालिसिस पे क्लिक करना, तुम्हें ओवरऑल पिक्चर पता पड़े, मतलब तुम्हें कहीं और कुछ करना ही नहीं है यार, फंडामेंटल के नाम पे तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन लेके बैठे हैं, तुम्हारा स्टॉक बहुत ज्यादा सेफ है, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पे है भाई। फिर तुम्हें कुछ बेसिक सी चीजें देख लेनी है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 21% फेयर इनफ है भाई, उसके केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है ये, एग्जैक्टली यहाँ से आप चेक कर सकते हो। प्रोसेस इंडस्ट्री है, अर्निंग पर शेयर भाई बहुत धमाकेदार कांस्टेंट ग्रोथ के साथ चल रहा है, ठीक है। फ्री फ्लोट थोड़ा सा कम है इनका, रिसेंट क्वार्टर में इनकी सेल्स बिगड़ी होगी, बट वेल एंड फाइन, अपन इधर से क्रॉस चेक कर लेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत शानदार, अर्निंग पर शेयर 110 बहुत शानदार, पैट मार्जिन भाई 18-19 समथिंग रहती है, थोड़ी सी इंडस्ट्री अभी इवॉल्व कर रही है, और थोड़ा सा मैं क्या बोलूँगा, थोड़ी सी अभी रिसेंट टाइम में बढ़ गई है। डिविडेंड देती है, ठीक है, स्लो कंपनी है, क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ है कि नहीं, 30 का फिगर है, 20-25 के ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नेट मार्जिन भी ढंग से निकल के आ रही है, और सबसे बड़ी बात सेल्स में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 18% की, मतलब इस इंडस्ट्री की देखी जाए तो 22 और 23% है, बस इसकी 18 कम है। 18 कम क्यों है भाई, क्योंकि अभी ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा, ये कैसे पता पड़ेगा कि भैया ये सेलिंग क्यों हुई है, तुम्हारा भाई बताएगा वेबसाइट की मदद से, आगे बढ़ के अभी रुक जाओ, चलो बता ही देता हूँ। सीधे चले आना एनालिसिस के बाद इन्वेस्टर्स पे, इन्वेस्टर्स में अब तुम ध्यान से देखो, कोई सीआर मीआर और ये सब कोई झमेला नहीं है, मोस्ट एडवांस चीज
कितने प्रमोटर हैं भैया? 6 प्रमोटर हैं, 6 प्रमोटर बता रहा है। वो कितने शेयर हैं उससे इंसान कंफ्यूज हो जाता है साला, क्योंकि किसी प्रमोटर हो सकता है 6 के 6 ही रहे, हो सकता है उसने कुछ शेयर्स बेचे तो इंसान बोलेगा अरे भाई साहब इनने ये शेयर बेच दिए, ये हो गया। वो सब चूतियाई होती है। यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल पिक्चर पता पड़ रही है। प्रमोटर 6 कांस्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, बड़े ही हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर तुम देखो भाई, ये म्यूचुअल फंड ने दो म्यूचुअल फंड होंगे, शेयर्स लेके नहीं आ रहे कि 8 लाख शेयर्स बेच दिए, 6 लाख शेयर बेच दिए, साफ साफ 2 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बाहर हो गए, तुम्हें पता पड़ गई भाई बाहर हो गए, सिंपल सा बात है। सारा इंस्टीट्यूशंस पे है, एफआईएस का ज्यादा इंडलमेंट मतलब इसमें इंडल्ज नहीं है। इंस्टीट्यूशन ने थोड़ी सी सेलिंग करी है, देखो इंस्टीट्यूशन ने जो 2 म्यूचुअल फंड निकले उसके कारण ये देखो, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ठीक है, ये इसके कारण ये सेलिंग आई है। तो तुम्हें एग्जैक्ट पिक्चर पता पड़ गई कि भाई कौन बाहर हुआ है, क्यों स्टॉक गिरा है, क्या रीजन था। अब तुम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाओ, कुछ ज्यादा नहीं देखना है, ग्रॉस सेल्स देख लो, नेट सेल्स बढ़ रही है क्या पिछले 5 साल में? 33,000, 45,000, 52,000, 64,000, 76,000, पिछले 5 सालों में कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। फिर तुम सीधे नीचे जाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, देख रहे हो, फ्रॉम भाई ट्रिपल डिजिट 7,000 से 22,000 करोड़ पे आ चुके हैं, पॉजिटिव सिग्नल, बहुत शानदार। विद टाइम तुम बोलोगे ना भैया हमें डेडिकेटेड ए टू जेड सब सीखना है पीएनएल स्टेटमेंट में, क्या एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट होती है, क्या भैया रॉ मटेरियल कंज्यूम है, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंसेस हैं, ये सब सिखा दो। तुम्हारा भाई टेंशन मत लो, जो है ना स्टडी मटेरियल, यहाँ पे तुम्हारा भाई सब पटकते जाएगा धीरे धीरे, मेरे को 5-6 महीने का टाइम दो, सब सिखा देंगे, ए टू जेड एक्सपर्ट बना देंगे। बस आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्निंग पर शेयर जो अपन कह रहे थे ना, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, 110 चल रहा है जो भी, ये देखो पहले इंसान एक शेयर अगर लगाता था तो उस पर 33 रुपए कमाता था, फिर उसने 48 रुपीज कमाए, फिर उसने 55 कमाए, फिर 80 कमाए, अब तो भाई एनॉर्मस, जस्ट देख रहे हो 3x हो गया स्टॉक, अर्निंग पर शेयर 3x हो गई, 33 से 110, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस शीट को इनिशियल लेवल पे मैं चाहता हूं इंसान इग्नोर करे भाई, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता क्या बोरोइंग्स हैं, क्या असेट हैं, क्या वो है, बट फिर भी टोटल ओवरऑल लेवल पे देखना हो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो, या मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। असेट बढ़ने चाहिए, टोटल असेट देख रहे हो भैया, कंपनी के एसेट बढ़ते चले आ रहे हैं भैया, थोड़ी बहुत जो लाइबिलिटीज होती हैं भैया वो थोड़ी कम रहनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं बढ़नी चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड बढ़ना चाहिए, रिजर्व बढ़नी चाहिए। तो देखो मतलब इक्विटी बढ़ रही है, कंपनी को इंसान पे, मतलब इंसान को कंपनी पे भरोसा हो रहा है, फ्रॉम 26,000, 53, 61, 71, 87, ये 4-5 चीजें आई थिंक तुम लिखते चलोगे, देखते चलोगे कि भैया बढ़ते आ रही है, वेल एंड फाइन है। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझो तुम्हारी कंपनी पैसा कहां लगा रही है। 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं, ऑपरेटिंग मतलब कंपनी से जो कमाया इंसान ने, ऑपरेटिंग कंपनी जो धंधे में उससे जो कमाया, इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी ने कितना, ये माइनस का साइन मतलब जो पैसा गया है जेब से। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक फ्लैट खरीदना है, वो 33 लाख का है, वो मैंने उसको 33 लाख रुपए दे दिए, तो मतलब वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया ना 33 लाख, तो वो माइनस का साइन आएगा। और मैंने एक फ्लैट बेच दिया, मेरे को उससे 50 लाख रुपए आए, तो वो प्लस का साइन होगा, तो ये मैंने जो कमाया है ना। इन्वेस्टिंग अगर प्लस है, अभी देख रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टिंग हर जगह माइनस है, मतलब इन्हें बार बार कंपनी ने इन्वेस्ट ही किया है किसी चीजों में। अगर यहाँ पे प्लस होता मतलब भाई इन्हें किसी चीज से कमाया होता। अब जो समझो फाइनेंसिंग में क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, स्प्लिट आ जाता है, ये सब चीजें, इससे इंसान पे पैसा आएगा, इक्विटी आ जाता है, वो सब चीजें होती हैं। देख रहे हो इसमें ऐसे भी अभी गया है, मतलब इंसान, इस कंपनी ने डिविडेंड बांटा होगा है ना, कुछ बोनस दिए होंगे, उसमें इन्हें 2,200 करोड़ दे चुके, तो माइनस का साइन है। सपोज ये यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब भाई यहाँ पे इक्विटी में इनको पैसा आया होगा, डिविडेंड नहीं किया होगा, कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो यूजुअली क्या होना चाहिए, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, ये हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ऑपरेटिंग मतलब जो कंपनी का बिजनेस कोर रेवेन्यू, उससे ही पैसा कमा रहे हैं, ये हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। दिख रहा है 7,000 करोड़, 5,000, 15,000, और अब तो भाई ये कंपनी ब्रेकआउट के दौर पे आ चुकी है, अपने एल्गो में आ चुकी है, फॉर्म हो चुकी है, एफआईएस की वॉल्यूम आ चुकी है, तुम्हारे बाई ने इस पर 40% गेन भी कमा लिया और इसकी अपाबाजी की रील भी डाल दी है। ये पावर थी एनालिसिस की और एल्गो की जो आ गया था। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं अपन। इन्वेस्टिंग में देख रहे हो कितना ज्यादा पैसा इंसान इन्वेस्ट कर रहा है। आज भाई कोई ये प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, अपने केमिकल इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेंगे इनको फ्यूचर में। और आखिरी कैश बैलेंस देख लो कि कंपनी के हाथ में कैश बच रहा है क्या, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कुछ नहीं है भाई फ्यूचर का, मतलब जो कैश तुम्हारे हाथ में पूरे साल में आया ये सिर्फ वो दिखाता है। 10 रुपए की ये बोरिंग नहीं दिखा रहा होगा, कैसी, जो कैश में नहीं आई हुई है, सिर्फ और सिर्फ कैश के फिगर दिखते हैं यहाँ पे। कंपनी ने कैश में कितना खेल किया, इसलिए देखो बैलेंस शीट बड़े बड़े सीए ऑडिटर्स मैनिपुलेट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मैनिपुलेट हो जाता है, हर चीज मैनिपुलेट हो जाती है। सबसे कम जो चीज मैनिपुलेट होती है वो कैश फ्लो होता है, क्योंकि इसमें कैश का आदान प्रदान हुआ है। फिर लाइफ की सबसे अच्छी चीज जो तुम्हारे भाई ने रेशियोज बनाए, वैल्यूएशन रेशियो पे क्लिक करोगे सब देखने मिल जाएंगे तुम्हें। प्रोफेशनल ऑपरेशन एवरी मतलब रेशियो देखने, वो तुम्हें देखने मिल जाएंगे। तुम्हें ग्रोथ रेशियो देखने, सबसे इंपॉर्टेंट काम में क्या आते हैं, अर्निंग पर शेयर के ग्रोथ के रेशियो,
बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो ग्रोथ हो रही है, साफ साफ समझ आ रहा है 3 सालों में। पैट के मार्जिन में ग्रोथ थोड़ी सी इस बार घटी है क्योंकि ये पिछले वो गिर गया ना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन गिर गया ना, ये कांड हुआ है, ये इसके कारण, ये हर चीज़ जस्टिफाइड है। फिर तुम्हें वैल्यूएशन ये कोई नहीं बता पाता, बोलोगे तो भैया हर एक रेशियो पे रील डालूं वैल्यूएशन की, मतलब वो सब ये रेशियो बताऊं वो भी चल जाएगा। हो सकता है तुम्हें जब तक ये रील तुम तक मतलब ये वीडियो पहुंचे ये सब में हो सकता है डालने ही लगूं। तो ये सब ओवरऑल कंडीशन हो गई। फिर सेक्टर रोटेशन कोई से भी कहीं नहीं तुम्हें मिलेगा भाई। सेक्टर रोटेशन करना है, कुछ नहीं करना है। कौन कौन से सेक्टर डाउन गए, डाउन पे कर दोगे तो पता पड़ जाएगा कौन से सेक्टर्स में अभी सेलिंग हो रही है, कौन से इंडस्ट्री में बाइंग हो रही है, ये तुम्हें यहीं से पता पड़ जाएगा। टॉप 5 सेक्टर यहीं पे लिखे आ जाते हैं। क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है, जैसे भाई अभी पीआई इंडस्ट्री एकदम कंफर्मेशन में नहीं था, अर्निंग्स आ रही है इसके कारण अभी हो गया। हमें कैसे पता पड़ी थी, हमें ओवरऑल उसमें गए, हम केमिकल इंडस्ट्री पे गए, केमिकल इंडस्ट्री देखो हमें पता पड़ गई, इसका भी ट्रेंड नीचे चल रहा था भाई, फ्लैट थी भाई, क्योंकि अभी ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे। बट हो सकता है कि सबसे पहले अपन सेक्टर पकड़ लें। अभी यार क्या पता ये वीडियो तुम कब तक देखोगे या फ्यूचर में देखो तो पता लगाना, देखना कि इसके साथ क्या हुआ। हो सकता है तुमने सेक्टर को सबसे पहले पकड़ लिया, क्योंकि अभी तो देखो ना रन चालू ही नहीं हुआ, बस बड़े बड़े लोग घुसे ही हैं, सेटअप को फॉर्म कराया, बस मैं 1-2 दिन पहले घुस गया क्योंकि AIL को मेरे पे पहले से था, अब तुम पे भी आ जाएगा। तो तुम्हें हो सकता है कि सेक्टर पे तुम सबसे पहले पकड़ लो। अब कौन कौन से सेक्टर हॉट टॉपिक हैं यहाँ पे आ जाएगा, तुम पता लगा सकते हो कौन कौन सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। देख रहे हो सेक्टर सिर्फ 10 से 12 होते हैं, तुम्हारे भाई ने इंडस्ट्री में कर दिया। बैंकिंग इंडस्ट्री प्राइवेट की अलग, टी एंड कॉफी की अलग, रियल एस्टेट की अलग, डाइवर्सिफाइड की अलग, फुटवेयर की अलग, डाई की अलग, डिफेंस की अलग, एयर कंडीशनर की अलग, रिफाइनरी की अलग। अब एयर कंडीशनर के अंदर देख रहे हो सिर्फ एयर कंडीशनर आ रहा है, उस पर क्लिक कर दिया। ध्यान से देखो, एयर कंडीशनर स्टॉक्स के बारे में पता करना है आपको, सिर्फ उस पर क्लिक करना है, बटन दबाओ, यहाँ भाई सब आ गया, बेस्ट काम वर्ल्ड का। अब तुम पता कर लो ब्लू स्टार क्या कर रहा है, वोल्टास क्या कर रहा है, टॉप 5 स्टॉक क्या कर रहे हैं, अंबर क्या कर रहा है, ईपैक क्या कर रहा है, इससे तुम्हें पता पड़ जाएगा ओवरऑल इंडस्ट्री क्या करना चाह रही है। इसलिए सबसे फायदेमंद सेक्टर रोटेशन की वेबसाइट है भाई, मान जाओ। सेक्सी बटन दबाया, व्हीकल का पता करना है, लो भाई व्हीकल का पता कर लिया, सांगी कैसा कर रहा है, एस क्या कर रहा है, DL क्या कर रहा है, BML क्या कर रहा है, पता पड़ गया। ट्रेंड तो ऊपर ही है भाई, अब आगे का पता कर लो, बहुत सिंपल काम है। कम्युनिटी ग्रुप अभी कुछ डाला नहीं है क्योंकि लाइव नहीं हुई है, बीटा टेस्टिंग में। यहाँ पे भी मेरे पे जो भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आएगी वो बता दिया करूंगा। अपन का ग्रुप जो बनेगा भाड़ में गया, टेलीग्राम भाड़ में गया, इंस्टाग्राम, ये है मेरी रियल जनता ऑडियंस जिनको मैं किडर करूंगा, ठीक है। ये AI चैटबॉट अभी तुम्हें मिल जाएगा जैसे लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ, मैंने उस पर वो बना के रखा है। इसकी भी, इसके हो सकता है तीसरे नंबर की या दूसरे नंबर की वीडियो जब तुम देखोगे तो तुम्हें ये भी देखने मिल जाएगा, समझो। तुम्हें IPO के बारे में, न्यूज़ के बारे में जानना है, यहाँ से जान जाओगे। तुम्हें मार्केट इकोनॉमी के बारे में जानना है, इस पर क्लिक करोगे जान जाओगे। तुम्हें कंपनी के अर्निंग्स के बारे में जानना है, क्लिक करोगे, देख रहे हो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने, कहीं देखने की जरूरत नहीं, कोई वेबसाइट को पैसा देने की जरूरत नहीं। आओ यहाँ पे सीखो, देखो पढ़ना है भाई और क्लिक कर लो, तुम्हें पता पड़ जाएगा भाई मुक्का प्रोटीन्स के बारे में क्या हुआ है, क्वार्टरली देख रहे हो, ईयर टू ईयर क्या है, ये देखो सेक्सी फिगर, सेक्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, PBIT, अदर इनकम, सेल्स, टैक्स, पैट, इक्विटी, सब यहीं देखने मिल गया। तुम्हें कुछ और का देखना है, देख रहे हो सबकी क्वार्टरली सेल्स यहीं आ गई। तुम्हें जिस भी स्टॉक की देखनी हो बराबर देखो, मजे करो, ठीक है। पीछे आ जाओ भैया, मुझे तो भैया थोड़ा सा पता करना है कि यार समझ रहे हो कि भैया इकोनॉमी में क्या चल रहा है, लो पता कर लो भैया। GDP के कैसा फोरकास्ट उन्होंने 2025 में पेटी बनाई है। डिफेंस सेक्टर देख रहे हो, पिछले 3-4 दिन में बूम 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 गया है। राजनाथ जी ने क्या बोला है, क्या जंप आएगी, क्यों उठा है, वो तुम्हें 15 तारीख को ही पता पड़ जाता है 10 बजे ही। ऐसा है तो यहाँ से ये सब चीज़ें देखो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, 10 चीज़ें हैं। IPO के बारे में जानना है, एनालिसिस यहीं से कर लो। इकोनॉमी के बारे में जानना है, जो ये वीडियो में सब मैं इसका डेडिकेटेड सब सिखाऊंगा, टेंशन मतलब दिल खुश हो जाएगा। तो भाई दिस वॉज ऑल इट। तुम्हें अब ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन तुम स्कैनर में से देख लोगे, फंडामेंटल यहाँ से कर लोगे, और AI का पार्ट आ जाएगा तो वहाँ से भी कर लोगे। ऑल इन वन सॉल्यूशन। तुम्हें क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये स्कैनर से यहाँ से ये तुम्हें पता पड़ ही जाएगा कि भाई कौन सी इंडस्ट्री है, कहाँ है, क्या अर्निंग है, सेल्स है। आई होप यार आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत टाइम बाद, अभी किडनैप होने के बाद भाई 3-4 महीने बाद यार मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यार मेरी एनर्जी कम लगी हो, थोड़ा सा पढ़ाई में मज़ा नहीं आया तो थोड़ा सा इग्नोर करना, विद टाइम इंप्रूव करूँगा। अभी तो क्या हालत ख़राब थी, बहुत टाइम बाद हिम्मत करके वीडियो रिकॉर्ड करी है मैंने, आई स्वेयर टू गॉड, है ना। आई होप तुम्हें मतलब मज़ा ही आया हो भाई। अपन तूफान मचा देंगे स्विंग एल्गो की तरफ से। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। आज से तुम्हारी जर्नी चालू हो रही है, ऐसी वीडियो खत्म कर रहे हो। अब तुम्हें रॉकेट बेस की वीडियो निपटानी है, तुम्हें AI की जो नीचे वीडियो आएंगे वो निपटानी है, रेशियोज की वीडियो डालूंगा नहीं डालूंगा भी नहीं कह रहा हूँ भाई, ये तो डालूंगा ही। फिर तुम्हें IPO बेस की वीडियो निपटानी है। सब दिखाने के बाद बस फटाफट स्टॉक को देखो,
एल्गो में आएगा, ट्रेड करो, फंडामेंटल करो या इसे, बूम, सब अच्छा लगे तो मल्टीबैगर के लिए बन जाओ, वरना एल्गो से जो स्टॉक आएंगे उसके लिए 9-10% तो छाप ही लोगे। चलो 2-3 बार वीडियो देखना, मजा जाएगा। लव यू गाइस, बाय बाय। मेरी पूरी एनर्जी डाउन है, गला लग चुका है। बाय बाय।